अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अच्छा, क्रिकेट की तो हम बात कर ही लेंगे, वो तो आपको पता है हम वैसे ही आउट हो चुके हैं, लेकिन फुटबॉल की बात हो जाए बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि हम बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुकाबला था। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, पहले हाफ तक तो 1-0 था स्कोर, लेकिन अगले हाफ में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 का जो गुज़श्ता माह पहला राउंड जीतकर तारीख रकम करने के बाद पाकिस्तान पहली बार ये क्वालिफायर का राउंड 2 खेल रहा है। क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान का अगला मैच अब 21 नवंबर को ताजिकिस्तान से होगा, लेकिन पाकिस्तान अच्छा खेले। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है फुटबॉल, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। मतलब आपने 0-4 की बात की है तो गोल तो एक भी हमारा नहीं हुआ ना, बट द फैक्ट दैट वी आर देयर, पहले हाफ तक हम अच्छा खेले हैं। अच्छा 1-0 और सऊदी अरब की टीम, उनके कोचेस, उनके खिलाड़ियों, उनका एक्सपीरियंस, हम And it's a very big deal, it's a huge deal absolutely for us to be there। और रैंकिंग का एक पूरा एक स्ट्रक्चर है और हमारा उधर पहुंच जाना, और ना हमारे पास या इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान के फुटबॉल में, फिर भी 4-0 से हारना। मुझे याद है सऊदी अरब जब स्टार्ट में फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक दफ़ा जर्मनी से खेला था तो 8-0 से हारा था। तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर, हमने 4-0 से शुरू 4 पे आ गए हैं, फिर हम इंशाल्लाह टेबल्स विल बी टर्न्ड इवेंचुअली। द फैक्ट इज़ कि फ़ुटबॉल को सीरियसली लिया जा रहा है और पाकिस्तान में, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ फैंस इन पाकिस्तान। चलें, क्रिकेट का शायद अभी फ़िलहाल मुकाबला ना हो, लेकिन एटलीस्ट अगर हमारी टीम जरा स्ट्रॉन्गर होना स्टार्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा जो बाहर की टीमें हैं उसके डाई हार्ड फैंस हैं पाकिस्तान में। जब भी वर्ल्ड कप होता है फीफा तो आपको पता ही कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं देयर एंड पीपल आर रियली वेरी क्रेजी अबाउट। बात ये हुई इस मैच की कि सऊदी अरब के शहर अल हस्सा में ये मैच हुआ है, तो वहाँ पर पाकिस्तानी सपोर्ट भी बहुत थी। ग्राउंड में सऊदी सपोर्ट तो थी, लेकिन क्राउड में पाकिस्तानी भी बहुत थे, तो एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह इंडिया में वर्ल्ड कप हो तो सिर्फ इंडियंस ही नजर आ रहे हो और इंडियंस ही सपोर्ट कर रहे हो। ये आपने कहना जरूरी था ना। एनीवे, लेट अस टॉक अबाउट द फाइनल नाउ। ऑब्वियसली अब हमें पता चल गया है, क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि फाइनल किसके बीच में होना है। इंडिया तो डे 1 से था ही ऑन वन साइड, सो इंडिया इज स्टिल वेरी मच देयर वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ और साउथ अफ्रीकन्स ने एक्सपेक्ट उनसे जो जिस तरह की क्रिकेट की जा रही थी वो वैसे नहीं खेल पाए और ऑस्ट्रेलियंस को उन्होंने टफ टाइम दिया। 213 रन का टारगेट था, और लेकिन हमने देखा कि 99 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल इन्हीं दो टीम्स के दरमियान था और यही टारगेट मिला था 213 रन का, और जीते थे ऑस्ट्रेलिया उस दफा भी, इस दफा भी चोक कर गए साउथ अफ्रीकन्स एक बार फिर। अच्छा, लेकिन जरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो एक दफा ये भी आपको पता है ना कि ये 2003 में फाइनल हुआ था, 20 साल पहले, तो यानी 20 साल बाद इनका भी। दे आर गोइंग टू बी टुगेदर ऑन द इंडियन ग्राउंड, और इंडिया की परफॉर्मेंस तो दुनिया देख ही रही है, अनबीटन सो फार इन द टूर्नामेंट। और ऐसा ही लग रहा है, एटलीस्ट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब कुछ चेंज नहीं होने वाला, इंडिया ही जीतेगा। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इंडिया ने एक मैच जरूर हारना है, और बट व्हाई डज इट हैव टू बी द फाइनल? देखना होगा, अब देखें कि फाइनल में क्या करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हारना है। अब वो भारत कब हारता है, क्योंकि इस मैच में अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में एक डिफरेंस होगा, वो होगा ग्लेन मैक्सवेल। अच्छा, मुबशर इज डिटरमिन्ड। हम पिछले 2-3 हफ्ते से मुबशर और मैं साथ ये शो कर रहे हैं, और मुबशर इज एडमेंट कि एक तो हारना है। बिकॉज़ आप प्रॉमिस करें मंडे को जब अब्दुल्ला सुल्तान वापस आ जाएंगे, आपने जिक्र करना है अगर भारत हार गया तो कि मुबशर कहता था। ऑफ कोर्स, क्योंकि और कोई नहीं कहता था ना, तो मुबशर ही कहता था, और अगर ऐसा हुआ तो हम डेफिनेटली आपको जरूर ऑनर करेंगे उसमें। मैक्सवेल अच्छा परफॉर्म करे, ऑस्ट्रेलियंस अच्छा परफॉर्म करें, एक अच्छा फाइनल मैच। बट नाउ 2 टफ टीम्स आर अगेंस्ट, वो जो होता है ऑब्वियसली सब हर चीज़ शिफ्ट हो गई है। द टीम्स दैट कुड नॉट मेक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, दे आर आउट नाउ, वो अपने अपने घरों को पहुंच चुके हैं। एंड नाउ द बेस्ट, द टॉप 2 टीम्स विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर, और दोनों कमाल की टीमें हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। अच्छा, इसके बारे में ना आपको पता है कि हम काफ़ी डिटेल में बात करते होते हैं, विच वी विल टॉक अबाउट। फुटबॉल पे भी हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे, क्रिकेट पे भी बात करेंगे, लेकिन ये जो लाहौर में हुआ है ना वो एक केस जिसकी डिटेल हमने कल भी बात की थी, लेकिन उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले उसकी
अपडेट यह है कि डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस मुल्जिम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा मुल्जिम की दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में निगरां वज़ीर आला, CCPO लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। ये मौक़िफ़ अपनाया है मुल्जिम ने दरख्वास्त में कि वो कम उम्र है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, कम उम्र बच्चों के क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है और कहा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मतलब तुमने 6 लोग उड़ा दिए हैं और जिस मूड में तुम लग रहे थे कि तुम लगता था कि 60 उड़ा दोगे, तो और ये मीडिया ट्रायल, मतलब आप दंदनाते फिरे सड़कों पे जो करना है करें, तो मीडिया पे बात भी ना की जा सके। एनीवे, वी विल स्टिक टू द फैक्ट्स। हम बिल्कुल यही करेंगे कि वी विल स्टिक टू द फैक्ट्स। सो फार जितना हमें पता है हम सिर्फ उत्ते पे ही बात करेंगे। और बहुत सी बातें आपको पता है कम उम्री पे भी हो रही हैं कि व्हाट एज ही एक्चुअली इज। मुल्जिम की जो बात है तो उस पे भी अच्छा, इसमें मजीद इंकशाफात जो सामने आए हैं वो ये हैं कि 11 और 12 नवंबर की दरमियानी शब पेश आने वाले इस वाक़े के बारे में हुकूमती ज़राए का कहना है कि वाक़या हादसा नहीं था। 14 साला मुल्जिम ने मुतासरा अफराद की गाड़ी को जानबूझकर हिट किया। अहले खाना का दावा है कि मुल्जिम की उम्र 17 साल है। जो ये भी थोड़ा सा 14 साल थोड़ा सा डिस्प्यूट है इसमें कि हाउ ओल्ड एक्चुअली ही इज। एक्चुअली अगर 17 भी होता है तो अंडर एज ही होता है, बिकॉज ही इज अंडर 18। लेकिन 14 और 17 में बहरहाल फ़र्क बहुत है। एक माइंडसेट में भी एक फ़र्क आ जाता है। मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी हैं और हुकूमती ज़राए के मुताबिक कम उम्र मुल्जिम की हादसे से पहले जांबहक अफराद से झड़प हुई थी, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था शो में। मुल्जिम गाड़ी में सवार ख़वातीन का काफ़ी देर पीछा करता रहा। मुतासरा फैमिली के ड्राइवर हसनैन ने पीछा छुड़ाने के लिए रफ्तार तेज़ की, लेकिन मुल्जिम बाज ना आया और वाई ब्लॉक नाले पर हसनैन ने गाड़ी रोककर 14 साला मुल्जिम को डांटा। हसनैन के वालिद ने भी मुल्जिम को समझाया, लेकिन मुल्जिम धमकियां और गालियां देता रहा। कौन सा कम उम्र बच्चा? भाई ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं। ऑल्दो आई मस्ट कन्फेस ये कोई इतनी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बातें नहीं लग रही हैं। लड़ाइयाँ होती भी हैं, ये चेस करना गाड़ी में ये भी होता है, फिर लड़ाइयाँ रोक के, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली इसका अंजाम, इसका एंड तो बहुत ही ट्रैजिक और ड्रास्टिक हुआ। हुमा, ये बात ये सीखते कहाँ से? धमकियाँ देना, गालियाँ देना, यकीनन वो देखते हैं फैमिली में क्या हो रहा है, फैमिली का एटीट्यूड क्या है बच्चों के साथ। इसी हम हमेशा और बहुत अरसे से और बड़े डिफरेंट एग्जांपल्स में हम ये बात करते हैं कि बच्चे वही चीज़ें करते हैं जो वो अपने इर्द गिर्द लोगों में देखते हैं। बेशक उनके दोस्तों, बेशक उनकी फैमिली हो, बेशक उनकी फैमिलीज़ ने उन बच्चों को जिनके हवाले किया हो। जैसे बहुत से बच्चे हैं मैंने देखा है, वो लिटरली अपने ड्राइवर्स वगैरह के साथ ही फिर रहे होते हैं, ड्राइवर को साइड पर बिठा देते हैं, खुद ड्राइव करना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़, कोई अनहोनी चीज़ नहीं है इसमें, ये हम सारे देख चुके हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस या इवन मार्केट्स में ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो कहते हैं तुम जानते हो मैं किसका बेटा हूँ, तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। तो ये वाले अप्रोच सिखाई जाती है तो बच्चे में आती है और फिर बच्चा फिर ये सब करता है। अब ये भी बता दें आपको कि हसनैन बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुल्जिम ने फिर पीछा किया और 160, सोचें ज़रा कि वो जगह अगर आप लाहौर में जानते हैं तो 160 तो मेरे लिए सोचना ही बड़ा मुश्किल है कि वो क्या हो रहा था उधर, क्योंकि अगर 160 उस जगह पे कोई कर रहा हो ना तो बाकी सारी गाड़ियाँ साइड पे हट के खड़ी हो गई होंगी, बिकॉज दैट इज टू फास्ट। आप भी वाई ब्लॉक की सड़कों को जानते हैं? मैं जी बिल्कुल, जो लाहौर को जानते हैं वो जानते ही होंगे कि दिस इज एज इट इज। ये तो वहाँ 160 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाना और फिर जो हम बता रहे हैं कि हसनैन की गाड़ी को टक्कर मारी और उसे 70 फुट दूर तक घसीटता ले गया। गाड़ी में सवार 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद मुल्जिम के अपने 4 अफराद उसे छुड़ाने आए मगर वहाँ जमा अफराद का गुस्सा देखकर चले गए। मुतासरा फैमिली के सरबराह ने दावा किया है कि इनके खानदान की टारगेट किलिंग की गई है। अच्छा जी, ये जरा सुने। ये लड़का जो है ना वो गाड़ी कभी आगे करता है, बेटे की गाड़ी जिसको टारगेट किया, कभी पीछे करता है। उसके अंदर मेरी बहू बैठी हुई थी। बेटे मेरे ने इसको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अंदर बैठे हुए कि तुम गाड़ी कभी आगे करते हो कभी पीछे करते हो, ये क्या हरकत है? तो इसने उसको हाथ बाहर निकाल के ना तो यूँ झाड़ा है। इसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम यहाँ DHA में कैसे गाड़ी चलाते हो, अब मैं तुम्हें बताऊँगा गाड़ी हिट कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि उधर से ये आता है कोई 170 की स्पीड से और ये गाड़ी को हिट करता है और इसको 70 फुट तक ले जाता है।
और उसके अंदर वो सब लोगों का मर्डर हो जाता। जिस बंदे के घर की 6 लाशें पड़ी होंगी वो क्या बताएगा, वो कहाँ से बोल रहा है। पुलिस ने अपनी मर्जी के हिसाब से जो लिख दिया, मैंने कहा ठीक है जी, बात बताओ। ये टारगेट किलिंग है, ये रोड एक्सीडेंट नहीं है। वो जुल्म जो है, एक एक लम्हा मैं जब अपने बेटे को याद करता हूँ, अपने दामाद को याद करता हूँ, अपनी नवासी को याद करता हूँ, 4 माह का पोता जो मेरे साथ खेलता था, तो मैं उसे याद करता हूँ। मेरे घर जाके देखे मिठाइयों के टोकरे पड़े हैं, बच्चों के शादी के कपड़े पड़े हैं। अब वहाँ खून से लथपथ कपड़े हमने वहाँ रखे हुए। मेरा सारा घर उजाड़ दिया इन लोगों ने और इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस दुनिया से मेरा खानदान के लोग गए हैं। यही एक्सीडेंट या ऐसे हादसा आपके अपने बच्चे भी तो मरते हैं, कुछ शर्म नहीं आती? आप क्यों बच्चों को इतनी कम उम्र में गाड़ियाँ दे देते? बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। और ये देखिए जो जाने वाले हैं ना, बिल्कुल अभी धमकियां दी, गालियां दी, आपने कर दिखाया। जितना नजर आ रहा है ये बिल्कुल वही नजर आ रहा है। और डेफिनेटली ये वो इतनी बिजी जगह है कि विटनेसेस भी हैं, हर कोई है और सीसीटीवी कैमरास भी लगे होते हैं। ये डेफिनेटली इसकी डिटेल जब मजीद निकलेगी तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस मुतासरा फैमिली के इस फैमिली मेम्बर को सुन के तो लग रहा था 6 लोग तो उनकी फैमिली के जान से गए हैं। 6 लोग तो गए हैं, लेकिन बाकी सारी फैमिली का क्या हाल होगा जरा सोचें कि दिस इज। अच्छा जी, इस मामले पर अब निगरान वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो मुतासरा फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं और वो कल मुतासरा फैमिली के घर गए और उन्हें इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या मामले को पेचीदा बनाकर मुलजिम को एक लाइफलाइन तो नहीं दी जा रही? ये बहुत अहम सवाल है। बहरहाल मामला जो भी है, पुलिस को शफाफ तहकीकात करके सब लाना चाहिए सामने और जहां पुलिस को अपनी तफ्तीश में ये यकीनी बनाना होगा कि ट्रैफिक हादसे में जान बहक होने वालों का खून रायगा ना जाने दें। ये भी देखना होगा कि मुलजिम के साथ जो हो कानून के मुताबिक। और ये तो डेफिनेटली ये तो टारगेट नज़र आ रहा है कि ये क्या है। लेकिन हम स्पेकुलेट अब नहीं करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आज़म मलिक हमारे साथ हैं। आज़म, बातें तो और भी निकल रही हैं। ये तो एक खबर एक एक्सीडेंट से ज़्यादा एक टारगेटेड एक मर्डर टाइप लगना स्टार्ट हो गया है, जहाँ धमकियाँ भी दी गई हैं और जिस तरह गाड़ी को टक्कर मार के इंटेंट है, एटलीस्ट हमें ये नज़र आ रहा है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया हुमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये ऐसा ही है जैसा आपने बताया कि ये जैसे जो मुतासरा फैमिली है, रफ़ाकत जो इन 6 लोगों के घर के सरबराह थे, अगर आप उनकी गुफ्तगू अभी सुन रही थी तो बिल्कुल ये ऐसी गुफ्तगू है जो किसी भी अज़ी होश शख्स के होश उड़ा देगी और वो फ़रते जज्बात में रोना शुरू कर देगा। हम जब से ये इंसिडेंट हुआ था तो हुमा, मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा कंसर्न था कि ये कैसे हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम जब गुलबर्ग से डिफेंस की तरफ जाते हैं तो हमें रास्ते में ऐसे कई नौजवान मिलते हैं जो कम उम्र हैं। जिस तरह से ये मुलज़िम कम उम्र था, इसकी उम्र 16-17 साल है। लेकिन इस पर एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई गुज़श्ता रात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान, CCPO लाहौर ब्लास्ट सदीक कमियाना इसके ऊपर बहुत कंसर्न थे। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है कि लाहौर में कम उम्र ड्राइवर जो हैं वो इस तरह से गाड़ियाँ चलाएँ और लोगों को हिट करें। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर भी मौजूद थे, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी उनके घर में गए। 780 और 302 जो दफ़ात हैं वो इस मुकदमे में लगा दी गई हैं। लेकिन हुमा, सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये देखें कि ये 16-17 साल का जो मुलज़म था, जब इसने गाड़ी को चेज़ किया, और मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि पंजाब पुलिस ने 2 ऐसी एविडेंस हासिल की हैं जिसमें ये उस गाड़ी को चेज़ कर रहा है। CC वीडियो पंजाब पुलिस ने हासिल करनी है जिसमें मुलज़म जो हसनैन जो गाड़ी चला रहा था उसकी गाड़ी को चेज़ कर रहा था और उस गाड़ी में वो फिंगर के साथ इशारे कर रहा था और वो उन लड़कियों को हरासा कर रहा था। एक और बात हुमा बड़ी अहम है कि इस गाड़ी के अंदर मुलज़म के साथ 4 लोग, तकरीबन 3 से 4 लोग और भी उसके दोस्त उसके साथ थे। जब उसने हसनैन और उसके साथ बैठी उसकी बहन और बीवी को जब तंग करना शुरू किया तो ये 3 से 4 लोग थे। और जब उसने एक चौक पर जाके रुका तो ये जो मुलज़िम था उसकी गाड़ी के आगे हुसनैन ने गाड़ी को रोका तो इसकी गाड़ी हल्की सी उसकी गाड़ी के साथ स्क्रैच भी हुई, टक्कर थोड़ी सी हुई। तब उसने ये धमकी दी कि अब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम
डिफेंस डीएचए की सड़कों पे गाड़ी कैसे चलाते हैं। और मेरे ख्याल है को 5 से 7 मिनट बाद ये ऊपर से घूम के आया, उस मैकडॉनल्ड चौक में आकर इसने गाड़ी को 150 से 60 की स्पीड के साथ हिट किया। और जो 3-4 लोग इसके साथ थे वो इसे बचाने के लिए बाहर आए, वहां पर एक झगड़ा हुआ। और इंतहाई अहम बात यह है कि रफाकत की फैमिली वो जो कुछ थी, पता चल सका है आजम, वो इनके इसके साथ जो गाड़ी में सवार 3-4 लोग थे वो किधर गए, मतलब वो उसके दोस्त थे, उनको भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी ने बड़ा कंसर्न शो किया और कहा कि जो इस मुलज़म के साथ 3 से 4 लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे, सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी निशानदेही की जा रही है, मुलज़म से भी पूछताछ की जा रही है। एक और चीज़ बड़ी अहम थी जो रफाकत ने हमें बताई, जिनके घर में ये एक्सीडेंट हुआ, जिनके ये 6 लोग जहाँ भक हुए इस हादसे में, उनका ये कहना था कि मुलज़म जब लड़ाई कर रहा था उनके साथ और वो उसे समझा रहे थे तो उस गाड़ी में एक शख्स को वो बाबा बाबा करके बुला रहा था। वो शख्स थोड़ी सी बड़ी उम्र का था और जब बाहर आने लगा तो इस मुलज़म ने उसे कहा बाबा। अच्छा, एक बस बात बता दें, मुलज़म के वालिदैन कहाँ पर हैं? क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि कोई अगर बासर हो तो इधर उधर हो जाते हैं, मतलब अभी तक वो हमें सामने नजर नहीं आए उस तरह। मैं हुमा आपको क्या चीज़ बताऊं कि इतना ज़्यादा दुख की बात है कि 6 लोग जाँ बहक हुए इस हादसे में और इस कम उल्ज़म जो मुलज़म है, कम उम्र मुलज़म, इसके वालिदैन उसके घर नहीं गए, 6 लोगों की ताज़ियत नहीं की, कंडोलेंस नहीं किया, उनसे पूछा तक नहीं। और परसों जब कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही थी तो 15 से 16 वकला वहाँ पर मिठाई लेकर आए, उन्होंने वो मिठाई इस कम उम्र मुलज़म को खिलाई, वकला खुद खाई। और वहाँ पर जो रफाकत उस कोर्ट के अंदर मौजूद थे रिमांड के लिए, वहां पर उसको इशारे, वही इशारे जो उसने उस चौक के अंदर किए थे, उसकी गाड़ी को वही इशारे उस कोर्ट के ये अंदर फिर तो चले, अभी फिलहाल ये समझ आ गया कि ये अगर बच्चा जो है अगर ये हरकतें कर रहा है तो वेयर ही इज गेटिंग इट फ्रॉम। ये तो हम इससे पहले बात कर रहे थे, ये कहाँ से निकलते हैं ये बच्चे, कैसे ये चीजें करते हैं, तो घर का माहौल ही ऑलमोस्ट ये लग रहा है। लेकिन फिर भी हम चले इसको फिलहाल बिल्कुल नहीं कहेंगे। फाइनली ये बता दें, ये बच्चा 14 साल का है या 17 साल का है, मतलब ये डिटरमिन हो सके कि इसकी उम्र क्या है? जी देखिए, इसके ऊपर गुज़श्ता रात जो है वो एक डिस्कशन हुई है। आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने इसके ऊपर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर को ये हिदायत जारी की थी कि इस बच्चे का टेस्ट करवा लिया जाए। बे फार्म के अंदर जो इसकी उम्र आई है वो तकरीबन 15 साल आई है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस स्पेशली, जैसे मैंने कहा कि बिलाल सदीक कमियाना जो सीसीपी लाहौर है, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि इस बच्चे का टेस्ट करवाया जाए, उम्र का तयन किया जाए, हम बे फार्म से बाहर निकल के इसका तयन करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो मुकदमे की तरफ बढ़ेंगे। ताहम ये कंसर्न तो है कि वो कम उम्र तो लाजमी है, वो अडल्ट नहीं है, लेकिन कम उम्र होने के बावजूद जो उसकी हरकत थी, जो उसकी सकनात थी और जो वीडियो एविडेंस और जो शहादतें और जो एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने डाटा इकट्ठा किया, उसके मुताबिक यूं लग रहा था जैसे। आज़म मलिक, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लीगल एक्सपर्ट रिदा हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इसी मामले पर बात करते हैं। रिदा, पुलिस पर एफआईआर गलत तरीके से दर्ज करने का इल्ज़ाम आ रहा है और सुना है कि केस की तफ्तीशी टीम तब्दील कर दी गई है। अब इस केस में दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल की गई है। क्या इस बात का सबूत मौजूद है कि पुलिस ने जानबूझकर केस कमज़ोर करने की कोशिश की हो? देखिए, अभी मैं किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं करूंगी क्योंकि जैसे आपने कहा मामला अभी पेंडिंग है और इसकी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात सब होगी तो और आगे सामने फैक्ट्स आएंगे। मगर एक कानूनी पोजीशन वो मैं आपको बता सकती हूँ कि पाकिस्तान में और पंजाब में अगर हम ट्रैफिक रूल्स और कवानीन की बात करें तो उनमें बहुत क्लियर है कि जो लाइसेंस की एज है वो 18 साल की एज है। अब मसला यहाँ पे आ जाता है कि इन रूल्स पे अमल दरामद नहीं होता। हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं कि कम उम्र अफराद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स रोडों पे हमें काफ़ी नज़र आ रहे हैं काफ़ी सालों से। और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसको शुरू से ही डील करना चाहिए। हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई हादसा होए फिर हम इन चीज़ों पे बात करें या फिर कोई एक्शन लिया जाए। ये जो एक प्रैक्टिस और एक कल्चर अब बन गया कि पहली या दूसरी दफ़ा हम कहते हैं जाने दें या अथॉरिटीज़ एक्शन नहीं लेती, इसको बदलना होगा। क्योंकि किसी भी माशरे में अगर आप ये कल्चर बना लें कि कोई एक्शन या कोई नताइज नहीं होंगे किसी के एक्शंस के, तो फिर कोई कभी तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा रिदा, ये तो बड़ी कॉमन साइट है और लोग जो हमें पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में अंडर एज बच्चों को
गाड़ियाँ चलाते हुए, मोटर बाइक चलाते हुए, ये बिल्कुल कोई नॉर्मल एक, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमने इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल लिया हुआ है। स्कूल के बच्चे जो कि अंडर एज है वो अपनी बाइकों पे स्कूल जाते हैं, वो वहाँ पार्क करते हैं। स्कूल्स को भी कुछ ना कुछ घरों से उनको लेके दी होती है कि तुम खुद ही चले जाओ। स्कूलों में जाके उनके पार्किंग स्पॉट्स होते हैं, स्कूल्स भी कुछ नहीं कहते, इट्स ओके, दे नो ये बच्चा 16, 17, 15 साल का अपनी बाइक पे आ रहा है, तो ये इसके बारे में कुछ करना होगा। हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, मगर एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि हमारे जो कानून है 2018 में एक नया कानून आया था, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम्स एक्ट के नाम से एक कानून आया था, और इस कानून के तहत जो कम उम्र अफराद हैं उनके जो ट्रायल है वो इस कानून के मुताबिक होगा। और इस कानून में जो सेक्शन 4 है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि एक जुवेनाइल अदालत बनाई जाएगी और जुवेनाइल्स के जो ट्रायल होंगे वो जुवेनाइल अदालत में होंगे। और अच्छा, जुवेनाइल अदालत में तो होंगे, लेकिन सजाएं क्या होंगी? क्योंकि ठीक है, हमने मान लिया अंडर एज है, लेकिन हमने ये भी माना है कि दहशत गर्दी के इल्ज़ामात जो है FIR में वो भी डला हुआ है, और जो हुआ है रोडों पे वो दहशत फैलाने वाली बात ही है। सजाएं क्या हो सकती हैं एक अंडर एज का? अगर 6 लोग मर गए उसके हाथ, जो दफात लगी हैं उस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये अदालत में जब वो सब फैक्ट सामने आएंगे ये अदालत डिटर्मिन करेगी, मगर ये भी एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का एक फ़ैसला है जो उन्होंने 2022 में दिया कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है उसका एक मकसद एक और है। जैसे आम अदालतों में वो प्रोसीजर पूरा डिफरेंट होता है, कुछ एडिशनल तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो जुवेनाइल्स को दिए जाते हैं उनकी एज की वजह से, क्योंकि उन्हें वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट होना होता है, तो उनके लिए एक रिहेबिलिटेटिव सॉर्ट ऑफ सज़ाएँ होती हैं कि उन्होंने वापस जो है सोसाइटी में इंटीग्रेट होना होता है। तो इसको भी माइंड में रखना चाहिए कि जैसे कि जो सजाए मौत है वो आम तौर पे जुवेनाइल्स को नहीं दी जाती है, और इस पे पाबंदी भी है क्योंकि उनकी एज की वजह से, और ये 2018 के कानून में भी लिखा हुआ है कि ऐसी कुछ सजाएं हैं जो जुवेनाइल्स को नहीं दी जा सकती, क्योंकि इवेंचुअली उनकी उम्र की वजह से वो वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट होंगे। और तो इसका तरीकाकार क्या होता है अगर उम्र से रिलेटेड कंफ्यूजन हो? ये लोग कह रहे हैं कि जी 17 साल का है, मुलज़िम 8वीं जमात का बच्चा है, 14 साल की भी बात की जा रही है, हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं 15 साल, तो ये तरीकाकार क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि उसकी उम्र क्या है? फिर कुछ केसेस में मेडिकल बोर्ड्स इस्टेब्लिश हुई हैं जिन्होंने डिटरमिन किया है कि जो अक्यूज्ड है उसकी एज क्या है, और फिर वो मेडिकल बोर्ड की डिसीजन अदालत में वो पेश की जाती है कि इस बेसिस पे वो है। जहाँ तक दहशतगर्दी की आपने बात की कि ये डाल दिए, ये हमारे मुल्क में ये काफ़ी दफ़ा होता है कि जब कत्ल आम के केसेस होते हैं, मर्डर के केसेस, उसमें जो रियासत है वो दहशतगर्दी के भी एक जुर्म डाल देती है। इसमें ये होता है कि उन्हें उसमें ज़मानत मिलना और मुश्किल हो जाता है, और ये भी होता है कि जो किसास और दियत के कानून हैं वो अप्लाई नहीं होते, क्योंकि अगर फैमिली माफ़ भी कर दे या कोई समझौता भी हो जाए तो उसके बावजूद रियासत को जो है वो केस परसू करना होता है अगर दहशतगर्दी का कोई इल्ज़ाम हो। अच्छा रिदा, ये जो मुलजिम है ये लाहौर के एक बहुत एलीट स्कूल में पढ़ता था, तो मेरा ख्याल है कि ये तो स्कूल से भी डिटर्मिन हो जाएगा कि उसकी एज लगभग क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ अरसे से पढ़ रहा होगा वहाँ। एक क्लास में जाते हैं तो एक बच्चों का एक बाउंड्री सेट होती है कि इस क्लास में किस एज का बच्चा हो सकता है। सो वी लीव दैट असाइड अ लिटिल बिट। बताएं स्टेट का क्या किरदार होता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि छोटा मोटा कोई ऑफेंस नहीं हुआ, यहाँ तो मर्डर विद इंटेंट ही लग रहा है, और ऑफ कोर्स और भी बहुत सी चीज़ें निकल ही आएंगी जब इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट? हमने बहुत हाई प्रोफाइल अंडर एज या बिल्कुल ही इस एज ग्रुप में कत्ल देखे भी हैं जिनके कोई इतने अच्छे नतीजे एंड में निकले नहीं, कुछ सालों बाद रिहा कर दिया जाता है उनको भी। देखें, जैसे मैंने कहा, जब कोई दहशतगर्दी का कोई इल्ज़ाम होता है तो उस केस में रियासत पे जिम्मेदारी है और ये एक ऑब्लिगेशन है कि वो केस परसू करें। अगर फैमिली माफ़ भी कर दे, अगर कोई समझौता भी हो जाए, कोई सेटलमेंट होता है, जैसे दियत के हमारे जो कानून है जो काफ़ी मिसयूज़ भी हुए हैं और जिनसे मैसेज भी ये जाता है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास ताकत है तो फिर आप कोई भी जुर्म कर लें और उसका कोई नतीजा नहीं होगा, यू कैन गेट अवे विद इट। ये एक मैसेज जाता है जिस तरह हमारे कानून ऑपरेट करते हैं, मगर वो सिर्फ उन केसेस में रियासत पे ऑब्लिगेशन है जैसे कि अगर कोई दहशतगर्दी का जुर्म है। हमने देखा है कि आम मर्डर के केसेस में, कत्ल आम के केसेस में जब सेटलमेंट हो जाती है तो रियासत परसू नहीं करती,
तो ये भी एक लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये हमारी कानून की वजह से कि जिस तरह हमारे कानून जो हैं वो बने हुए, मगर बिल्कुल अगर कोई ऐसा एलिमेंट है फिर रियासत को परस्यू करना चाहिए, मगर अगेन दहशतगर्दी जो है वो इसका एक बहुत हाई थ्रेशोल्ड है। अच्छा रिदा, अगर ये 14 साल है इसकी उम्र, तब क्या कानूनी कार्रवाई बनेगी? और अगर 17 साल कंफर्म हो जाती है फिर क्या कानूनी, या फिर एक ही जैसी होगी क्योंकि है तो अंडर 18 ही? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम्स एक्ट जो 2018 का है, उसमें जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो अंडर 18 है, कि कम उम्र अफराद जो वो अंडर 18, तो फिर भी अगर वो 17 का है तो फिर उसका जो ट्रायल है वो जुवेनाइल अदालत में भी होगा, 14 या 17 जो भी है वो। और Rida Hussain, thank you so much. This is all the time we have right now. इस पर हमें मजीद भी डिस्कशन करनी है इस मामले पे। So many questions are arising. हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड और लोन ये वो सहूलतें हैं जो आवाम को पाकिस्तानी बैंकों की जानिब से ऑफ़र की जाती हैं, और हमने इस तरह की ऑफर्स देखी भी हैं। बड़ी तादाद में लोग इससे फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन बैंक अल फलाह कर्ज के इस रिवायती सिस्टम में बड़ी तब्दीली लाना चाहता है। बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी खरीदें और बाद में अदा करें, प्रोग्राम कंज्यूमर बैंकिंग में नया इनकलाब लाएगा। इसी प्रोग्राम पर मजीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं याहिया खान साहब, जो कि चीफ डिजिटल ऑफिसर बैंक अल फलाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये बहुत ही ड्रीम कम ट्रू इट साउंड्स ना, कि अभी खरीद लें और बाद में फिर पैसे देते रहेंगे, लेकिन हाउ कन्वीनियंट इज़ इट? और अक्सर इस किस्म की जब ऑफर्स होती हैं तो लगता है कि बीच में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा और चीज़ जो है वो ओरिजिनल प्राइस से हमें डबल इवेंचुअली पे करनी पड़ेगी, तो ज़रा इसकी डिटेल दें। जी, जैसे आपने फरमाया कि आजकल जो महंगाई का आलम है, तो तमाम अवाम और हमारे कस्टमर्स हमसे यही पूछते थे कि जी हम चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदना चाहते हैं। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स पाकिस्तान में फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर नहीं करता था, इनफॉर्मल सेक्टर्स तो करते हैं, और कई दफ़ा जो है एक सोशल इनहिबिशन यानी भी होती है लोगों में पूछने के लिए कि यार ये मैं चीज़ किस्तों पे ले सकता हूँ या नहीं। राइट। तो हमने उस सोशल इनहिबिशन को ख़त्म किया और हमने कहा कि आपके पास एज़ लॉन्ग एज़ पाकिस्तान का इशूड कोई भी क्रेडिट कार्ड है, बैंक अल फलाह ने ये स्कीम लॉन्च की कि कोई भी क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का, आप हमारी अल्फ़ा मॉल जो कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है पे आके डायरेक्ट भी आ सकते हैं आप www.alphamall.com, और जो भी चीज़ वहाँ पे है उस पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। सेम प्राइस एज कैश प्राइस, नो मार्कअप एडेड, वुड बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मंथ्स दैट यू ऑप्ट फॉर टू अ मैक्सिमम ऑफ 12 महीने तक, कुछ चीज़ों पे 18 महीने पे भी हम देते हैं, और उसी प्राइस को आप सिंपली डिवाइड कर दें बाय द नंबर ऑफ मंथ्स, और वही प्राइस आप हर महीने, और ये मार्केट प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की जो मार्केट में मिल रही है, इट वुडंट बी लाइक उससे ज़्यादा। सो व्हाट यू आर आस्किंग इन अदर फॉर्म इज कि हम अपनी प्राइस बम्प कर देते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। सो नो, हम इस पे प्राइस चैलेंज भी करते हैं, हमारी प्राइस वही होती है जो द मोस्ट कंपेरेटिव मार्केट प्राइस होती है। अच्छा, ये अल्फा मॉल है क्या, ज़रा अगर आप हमें समझा सकें, और BNPL किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? महंगाई का दौर है, आपको पता है, किस तरह बैंक अल फलाह ने आज से तकरीबन 4 साल पहले ये पहला बैंकिंग इनिशिएटिव लिया था विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने हमें अप्रूवल दी इस चीज़ की कि हम पाकिस्तान की बैंकिंग लेड पहली ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाएं। एंड इट्स एन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जैसे आप बाकी जगहों पे शॉपिंग करते हैं, वी आर नॉट वन मर्चेंट स्पेसिफिक, हमारे पास कोई 200-250 मर्चेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स SKUs जिसको आइटम्स कहते हैं मौजूद हैं। और हमारा ये था कि क्योंकि हम बैंक से, हमें ई कॉमर्स करने का कोई शौक़ नहीं था, हम बैंक अल फलाह को एज अ बैंक अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना था, तो हमने ये पाकिस्तान की पहली किस्तों की मार्केट प्लेस स्टार्ट की, और उसमें हमने उनको, बैंक अल फलाह ने कन्वीनियंस ये दी कि आप हमारा कस्टमर होना ज़रूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके पास पाकिस्तान का कोई भी क्रेडिट कार्ड मौजूद है, आप इस पर आके। अच्छा, ये बड़ी कन्वीनियंट बात की है, बिकॉज जब हम ऑब्वियसली एक बैंक स्पेसिफिकली उसका सुने कि ऑफ़र उसकी है, तो नेचुरल एक सोच होती है कि उसका कार्ड भी उसका होना ज़रूरी होगा, अकाउंट भी उस बैंक में होना होगा, लेकिन आप कह रहे हैं एनी क्रेडिट कार्ड वुड डू, एनी क्रेडिट कार्ड। एंड देन हमारी जो कैटेगरीज हैं विच आर फ्लाइंग ऑफ द शेल्फ, उसमें हमारे फैशन, अपैरल, यूड बी सरप्राइज के हमारी आवाम की महंगाई में क्या क्या नीड अब किस्तों पर शिफ्ट हो चुकी है। ये आप लोगों ने पूरा एक रिसर्च किया होगा कि क्या क्या चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं? रिसर्च की। वी स्टार्टेड ऑफ फर्स्ट विद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें फ्रिज, फ्रीजर्स, गीजर्स, एयर कंडीशनर्स थे, फिर मोबाइल फ़ोन्स हमने ऐड किए, मोबाइल फ़ोन्स हम जिस भी आप तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मोबाइल फ़ोन्स जो है ना, पीपल लाइक टू चेंज, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर,
तो वो किस्तों पे लेना चाहते हैं वो। तो ये रिवायती किस्तों से किस तरह मुख्तलिफ होगा? इंस्टॉलमेंट्स का तो हम सुनते हैं। देखिए, रिवायती किस्तों से दो तरीके से मुख्तलिफ है। एक तो ये कि रिवायती किस्तों के ऊपर आपको सूद या इंटरेस्ट या प्रोडक्ट प्राइस हाई होनी होती है, तो दे हैव टू मेक मनी फ्रॉम समवेयर। वी डोंट, वी हैव दैट प्राइस प्रॉमिस एंड नो इंटरेस्ट प्रॉमिस ऑल्सो। दूसरा ये कि जो रिवायती हैं उसमें आपको उस इलाके में रहना चाहिए। वो 2 किलोमीटर नॉर्मली के इलाके में जिसको जानते हैं, फिर 2 फाइनेंशियल गारंटर्स लेते हैं और उसके बाद आपको दिया जाता है। हर आदमी को किस्तों पे चीज़ें नहीं मिलती। हमने उसको भी डू अवे कर दिया। एज लॉन्ग एज आप पाकिस्तान में किसी भी इलाके में रहते हैं, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड मौजूद है, हम आपको मतलब आपकी गारंटी उस क्रेडिट कार्ड से हो रही है कि आपके पास, और उस क्रेडिट कार्ड को हम हर महीने वो जो चार्ज है आपका हर महीने वाला वो उसको चार्ज कर देते हैं और हम मर्चेंट को उसी वक्त पैसे दे देते हैं। सो मर्चेंट्स जो है ना वो हमारे पास जोक दर जोक इस वक्त आ रहे हैं रजिस्टर होने के लिए, बिकॉज उनको ये पता है कि यार हमारी तो सेल बढ़ जाती है। इस तरीके से कंज्यूमर को फ़ायदा ये है कि वो किस्तों में नो प्राइस एडेड एंड नो इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर। तो इस फीचर को इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? अगर आप तो 2 तरीके से, और द मोस्ट ऑब्वियस वन इज़ कि आप बैंक अल्फला कि अगर कस्टमर हैं तो आप हमारी जो बैंकिंग ऐप है अल्फ़ा उसके ज़रिए भी जा सकते हैं, और अगर आप नहीं हैं हमारे कस्टमर तो www.alphamall.com के ऊपर जाके तमाम प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगी। आप शॉपिंग करें, जैसे आप किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं और चेकआउट के ऊपर वो आपसे पूछेगा कि आपने फुल पेमेंट करनी है या किस्तों में पेमेंट करनी है। आप जो भी चूज़ कर लें और उस जर्नी को आप कंप्लीट करें। अच्छा, ये मैं एक और तरीके से, बिकॉज आई हैव द ऐप, सो मैंने भी इस चीज़ को देखा है कि वो लिटरली जैसे ई कॉमर्स की बाकी पोर्टल्स होते हैं जहाँ आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, दिस इज़ रियली एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो आप उस पर जाएँ, पहले तो डाउनलोड करें उसको, यू क्लिक ऑन इट, सारे प्रोडक्ट्स वगैरह उसमें कैटेगरीज आई हुई हैं। इट्स बिल्कुल एज सिंपल एज शॉपिंग ऑन एनी अदर ई कॉमर्स साइट, एक्सेप्ट कि आप बाय नाउ पे लेटर, लिटरली वो वाली बात है, ये आप बता रहे हैं। अच्छा, अल्फा मॉल में मैं ये जानना चाहूँगा कि सरमायाकारी के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, इन्वेस्ट भी किया जा सकता है? हाँ, सो इन्वेस्ट इन द सेंस कि जो जैसे मैं जिक्र किया, जो मर्चेंट्स हैं वो हमारे आके जब पार्टनर्स बनते हैं, सरमायाकारी नहीं करते, वो पार्टनर्स बनते हैं, वो एनलिस्ट होते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम एक बैंक हैं और हमारी एक इम्प्लिसिट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज बैंक। ऑल्दो जो इसका प्योर कॉन्सेप्ट तो ये था कि एक तरफ मर्चेंट है, एक तरफ कस्टमर है, और हम एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। और हम शुरू में लोगों को दिखा भी देते हैं कि जी देखें आप एक दूसरे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट बिकॉज इट्स आवर मार्केट प्लेस, आवर नेम इज़ देयर, सो पीपल कम टू अस। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है एंड वी मेक देम होल ऑल्सो। तो सरमायाकारी टू द एक्सटेंट कि वो हमारे पार्टनर बन जाते हैं और बाय एनलिस्टिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन अल्फा मॉल। अच्छा, फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव वो सेफ इस तरह रहते हैं कि वो हर मंथ उतना चंक जो है वो क्रेडिट कार्ड से तो कट ही जाएगा, सो ऑब्वियसली यू विल रिकवर। व्हाट अबाउट सम पीपल जो कि दे वांट अ लॉन्गर एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान, लेट्स जस्ट से, कोई उसके लिए भी सहूलत है या फिर ये एक डन डील है कि ये? हाँ, डन से मुराद ये है कि देखिए हमने हर प्रोडक्ट के ऊपर ना डिपेंडिंग अपॉन हमने उस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में रखा है, हमने उसको ऑफ़र किया है 6 महीने से लेके जनरली 18 महीने तक। तो आपको ऑप्शन नज़र आ जाती है कि ये अवेलेबल है टेन्योर आपको। अब इस टेनर को आप डिवाइड जितना आप चूज़ करना चाहते हैं आप उसको चूज़ कर लीजिए। सो जनरली दैट्स हाउ इट वर्क्स। एक चीज़ मैं जिक्र करना चाहता था वो है कि जब आवाम, ठीक है, महंगाई ने सबको हिट किया है, हर आदमी चाहता है कि मैं किस्तों पे ख़रीदूँ, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आईफोन 15 प्रो मैक्स जो 6.5-7 लाख का है, दैट्स नॉट जनरली अ सेगमेंट यू वुड थिंक यार वो किस्तों के ऊपर इंटरेस्टेड होगा, राइट? वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, बिकॉज इवन पीपल हु अदरवाइज आर सफ़ेद पोश या मिडिल या अपर मिडिल क्लास, वो भी अब 6.5-7 लाख रुपए एक फ़ोन के ऊपर नहीं लगा सकते, सो दे वांट टू पे एट द रेट ऑफ 40,000 रुपए अ मंथ परहैप्स। लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन वाज द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ इट। देखिए, ई कॉमर्स पर जब शॉपिंग होती है, हमारे मुल्क में 70 से 75% ई कॉमर्स की जो शॉपिंग है वो कैश ऑन डिलीवरी है। बिल्कुल। मोस्ट इवन पीपल लाइक योरसेल्व्स आल्सो वुड से कि यार ये एक बिल्ट इन एस्क्रो है मेरे लिए, मैं पहले ऑर्डर करूंगा, माल जब घर आएगा देखूंगा, फिर पेमेंट करूंगा। ठीक, ये वाहिद मार्केट है पूरी दुनिया की। जनरली प्री पेमेंट्स होती हैं, अमेज़ॉन एंड अली बाबास पे आप प्री पेमेंट करते हैं, बिकॉज इस केस में एक मर्चेंट का बहुत बड़ा एक्सपोजर पड़ा हुआ होता है। अच्छा याहिया साहब, अगर आप इसको मुख्तसरन बता सकें कि मईशत और ई कॉमर्स इंडस्ट्री को इस सब से क्या फ़ायदा हो? देखें, सबसे पहले तो ये कि जो मर्चेंट्स हैं, जो हमारा एसएमई सेक्टर है, ये सेक्टर हर मुल्क में बैकबोन होता है, किसी भी मुल्क की मईशत को संभालता है ये सेक्टर।
उनको हमने सेल करने के मौके बैंक अल्फाला ने दिए कि वो अपनी आके प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें, और उनकी सेल बढ़ती इस तरीके से है कि कंज्यूमर को हमने ये मौका दिया है कि वो किस्तों पे ख़रीद सकें। ज़बरदस्त, मतलब इट साउंड्स लाइक अ प्लान मेड इन हेवन, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स व्हेन यू वांट टू बाय समथिंग, लेकिन बड़ी अच्छी इनकी बात थी कि आप किससे पूछें कि जी अभी ले लें और आहिस्ता आहिस्ता आप पे बैक करते रहें, बट दिस इज बहुत शुक्रिया आपका, कट्स आउट एनीबॉडी जिससे पूछना पड़े। थैंक यू। इन एनी केस मूविंग ऑन, जल्दी से हम ब्रेक से पहले आपको बताते हैं कि लाहौर में स्मॉग का वही बुरा हाल है, इन द सेंस कि ये महीने जो होते हैं आपको पता ही है, एवरी डे इज अ न्यू डे एंड इट गेट्स वर्स एंड वर्स। कराची चौथे नंबर पे है, लाहौर पहले नंबर पर है, और लाहौर समेत पंजाब के वस्ती इलाके शदीद स्मॉग की लपेट में है। सुबह 7 बजे 374 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ लाहौर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पे था। ये मतलब ये जब हम कहते हैं ना पहले नंबर पे है, तो ये वाली लिस्ट में हमें पहला नहीं होना था। अच्छा, ये भी याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर इसी से मुतालिक समाअत आज होगी, और अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब कर रखी हैं। अच्छा, मैं तो ऑनेस्टली इस स्मॉग के साथ फिर से उस एक्सीडेंट पे चली गई हूँ जो लाहौर में हुआ है, जिसमें 6 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, बल्कि कत्ल ही हुआ है, मुझे तो यही लग रहा है। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये ज़रा कंडीशंस देखें कि शाम का वक्त है, लाहौर है, स्मॉग भी है, ऑल्दो उस वक्त कोई स्मॉग का इतना कोई लेना देना नहीं था, बट आई एम जस्ट मैं एक तस्वीर जरा खींच रही हूँ। सर्दियाँ भी आ चुकी हैं, मतलब इट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। वी आर जस्ट वेटिंग कि ये सीसीटीवी और ये सब कुछ डिटरमाइन करेगा। है, गालियां दी, धमकियां दी और करके दिखाया, मार दिया। समात आज होगी तो बहुत सी चीज़ें उसमें भी आपको पता है कि क्लियर होंगी, लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट का ये बताना कि मुलजिम की फैमिली से कोई रिमोर्स टाइप की चीज़ नज़र ही फ़िलहाल नहीं आ रही, कोई ताज़ियत के लिए नहीं गया, जिनके बच्चों के हाथ बेशक गलती ही हो 6 लोग जा बहक हो गए हो अगली फैमिली के, तो बंदा वैसे ही चला जाता है, लेकिन नो, क्योंकि आई गेस उनको पता होगा कि यहाँ कसूर किसका है। इन एनी केस सिस्टम को बेहतर होना होगा, और यकीनन जो यहाँ पर इस एरिया में बहुत से सीसीटीवी कैमरे होंगे, उन सारों को का जायजा लेना होगा, एंड जस्टिस नीड्स टू बी डन, क्योंकि ये एक ख़ानदान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल लगता है। और अगर ऐसे केस में रिहाई हो जाती है तो कितने कम उम्र ड्राइवर्स और ऐसी फैमिलीज जो सपोर्ट करते हैं ऐसे बच्चों को कि जाओ बेटा गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, उनको कितना सुकून मिल जाता होगा कि हाँ जी, अगर बासर फैमिली है, पैसे हैं, तो करो बेटा जो करना। और पहले जो हम बात कर रहे थे ना वो बशर की, ये हमारे लिए इतनी कॉमन साइटिंग है कि हम कम उम्र बच्चों को ड्राइव करते हुए देख रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक डाले, उसके अलावा मोटर बाइक्स, छोटी गाड़ियों पे भी अगर आप आ जाएं, दे आर जस्ट ड्राइविंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड इट्स वेरी नॉर्मल। ये उतना ही नॉर्मल है जितना हम बच्चों को चाइल्ड सर्वेंट्स देखते हैं ना पाकिस्तान में, इतनी नॉर्मल साइटिंग है, ये भी उसी तरह ही है। अच्छा जी, स्कूल मैनेजमेंट जो होती है उसको भी नज़र रखने की ज़रूरत है। जो भी स्कूल्स में बच्चे ऐसे आ रहे हैं उनको रोकें। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह अपने बच्चों को ड्रॉप करके आते हैं, किसी वजह से ड्रॉप करके आते हैं कि वो ये ख्याल रखते हैं कि अभी बच्चे की उम्र नहीं हुई, बच्चे को 18 साल का होने दें, फिर चलाए वो सीखे। लेकिन तो ये पेरेंटिंग, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि प्लीज़ आप लोग एवरीबडी नज़र रखें अपने बच्चे पे, क्योंकि बात ये कि ये तो अभी किसी और के घर के बच्चे मरे हैं ना, ये आपका अपना भी हो सकता था। जो खुद ड्राइव कर रहा है, जो खुद अंडर एज ड्राइविंग कर रहा है सड़क पे, वो अपने आप के लिए कितना नुकसान कर सकता है, ये भी सोचें कि आप जब ड्राइव खुद कर रहे हैं और बच्चे आपके साथ हो तो ध्यान से, एहतियात से चलाएं ताकि उनको पता चले कि इस तरह गाड़ी चलाई जाती है। और सिग्नल तोड़ना तो आम बात है, अब्यूज़ करना, जेस्चरिंग करना, और अगर 14-17 साल के बच्चे हैं तो एक गाड़ी में एनीवे इसको तो हम कहाँ तक बात लेके जा सकते हैं, वी टॉक मोर ऑन दैट। अच्छा जी, क्रिकेट की अब बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो अपने इख्तितामी मरहले की जाने बढ़ रहा है। बस अब ये एक ही मैच रह गया और कल दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी और साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर मैच में खुद को चोकर जो है ना वो चोक कर जाते हैं, वो साबित रिवायत बरकरार रखी है। और जनूबी अफ्रीका के कप्तान बावुमा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और कप्तान पहले ओवर में ही आउट हो गए। इसी तरह इब्तदाई 10 ओवर्स में जनूबी अफ्रीका के बैटर सिर्फ 18 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 24 रन पर 4 विकेटों से महरूम हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनके प्लेयर डेविड मिलर ने बहुत अच्छा खेला। 5 छक्कों और 8 चौकों से सजी 101 रन की इनिंग्स की बदौलत
कुछ बेहतर टारगेट देने में वो कामयाब रहे और उसके बाद जनूबी अफ्रीकी टीम 212 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की भी मुश्किलात हमने देखी हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी स्ट्रगल किया, लेकिन आखिर में जीत हुई ऑस्ट्रेलिया की। तो दिस वाज इट। वैसे फ्रॉम अ सेमीफाइनल काइंड ऑफ मैचेस पर्सपेक्टिव स्कोर बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, बिकॉज आपको पता है कि 300-400 तक तो बात आराम से जा ही रही है, हमने इस टूर्नामेंट में देखा है। एक बात हम बात भी कर रहे थे, डिस्कशन भी हो रही थी कि जीत के करीब पहुंचना भी, और साउथ अफ्रीका जिस तरह खेला है, न्यूजीलैंड जिस तरह खेला है, वो बेशक सेमीफाइनल में आके लेकिन वो फाइट करके आ रहे, तो वो मुतमईन होके घर वापस गए। एक मैच नहीं होगा कि जाके इस्तीफा किसने देना है, किसको रिजाइन करना पड़ेगा, किसको फायर कर दिया जाएगा। तो काश। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, मैं अपने आप को फिर थोड़ी सी कल तसल्ली दे रही थी कि वेयर डू वी स्टैंड। तो जब वो आईसीसी रैंकिंग और सारी आपको आती है ना, तो उसमें हम 4th नंबर पे आए। हमने अपने आप को, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिटिकल लेंस से देखते हैं जब कोई चीज़ इस तरह हाथों से निकल जाए, खासतौर पे जब हम अपने आप को बहुत ही टॉप क्लास समझते भी हैं और प्रूव भी किया हो इन द पास्ट कि हमारी टीम है, तो हमने ज़रा हैवी हैंडेड क्रिटिसिज्म भी की। बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, आउट ऑफ द 10 टीम्स दैट हैव बीन प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप क्रिकेट, हम 4th पे आउट हुए जाके, नॉट एट 8th और 9th और 10th, सो टॉप 3 एंड देन 4th। अच्छा जी, अब तो मैंने तसल्ली दी अगर आपने आपको। ऑस्ट्रेलिया और भारत का फाइनल है 20 साल बाद। इससे पहले आखिरी दफ़ा इनका क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 में आमना सामना हुआ था, और अब 20 साल बाद दोबारा यही टीम्स होंगी मध्य मुकाबिल। 20 साल पहले क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया जीता था, वर्ल्ड कप चैंपियन बना था। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं पकड़ सकता था। 99, 2003, 2007 में सभी को याद है ऑस्ट्रेलिया की क्या परफॉर्मेंस थी, लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड या ऑन कार्ड्स बेहतर परफॉर्मेंस है इंडिया की। देखना ही होगा कौन जीतता है। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीते। अच्छा, और ये आपने याद रखना। हाँ बिल्कुल, मैं याद रखूंगी। और जीता तो अगर आप ना भी बैठे हुए ना इधर, तो मैं डेफिनेटली आपको क्रेडिट दूंगी। लेकिन यू नो वेयर आई स्टैंड, मतलब देयर इज वन टीम व्हिच इज अनबीटन थ्रू आउट द टूर्नामेंट, व्हिच इज इंडिया। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखें, यकीनन इंडिया बहुत अच्छा खेला है, लेकिन एक तरफ क्राउड की सपोर्ट, पिच वाले मामला, टॉस वाले मामला, आप फाइनल में पहुंच गए, वेल एंड गुड। एक ऑस्ट्रेलियन टीम जहां पे उसको क्राउड की भी सपोर्ट नहीं है, पिच की भी सपोर्ट नहीं है, टॉस की भी सपोर्ट नहीं है, जो कंट्रोवर्सीज है, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट की भी बात कर लें। हाँ बिल्कुल करें ना। और ऑस्ट्रेलिया के टूर पर अब इम्तिहान है जी चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का, टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ का, टेस्ट के नए कप्तान शान मसूद का भी इम्तिहान है। वहाब रियाज ने इससे मुतालिक क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक बहुत टफ़ टूर है और ये भी टफ़ टूर ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने नहीं कहा कि कुछ ख़ास फ़र्क पड़ेगा। ऑल यू नीड है कि जो भी लड़के जाएं वो वहाँ पे जाके कोशिश करें कि इम्पैक्ट क्रिएट करें। इम्पैक्ट हो सकता है मैच जीत के इम्पैक्ट ना हो, लेकिन प्रोफेशनली परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट होगा वो उनके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा जो उनको आगे लेके चल सकेगा। टोटली अनरिलेटेड वहाब रियाज को हम इधर देख रहे थे एंड वी वर जस्ट टॉकिंग कि कितने सो मेनी हैट्स चीफ सेलेक्टर भी है, निगरां वज़ीर खेल भी है, और अभी पाकिस्तान सुपर लीग फरवरी में एज प्लेयर भी खेलेंगे। तो ये भी एक अपने आप में एक नई मिसाल होगी कि एक चीफ सेलेक्टर है कौमी क्रिकेट बोर्ड का, वो खेल रहा होगा पेशावर ज़ल्मी से। अच्छा जी, ऑलराइट। सिकंदर बख्त हमारे साथ है, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। ज़बरदस्त जी, पहुंच गए टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। सिकंदर, आपसे सबसे पहले तो पूछ लें, आपको क्या लग रहा है, इंडिया डिजर्विंग टीम है, अनबीटन है सो फार, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, कुछ स्पेकुलेट आपको भी लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो एक वाज़ेह फ़र्क होंगे दोनों टीमों के दरमियान फाइनल में? देखो, हर प्लेयर हर वक्त स्कोर नहीं करता। मकसद देखिए, मैक्सवेल कल क्या किया उसने, मतलब एक बॉल पे बोल्ड हो गया, वो जल्दी आउट हो गया। देखें, कल आप कह रहे थे ना कि बड़ी मुतमईन जाएंगे साउथ अफ्रीकन, क्या गलती की साउथ अफ्रीकन ने कल? एक तो वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली बात तो हमने कर चुके थे, मगर बाद में मैच इवन हो गया था। सबसे ज्यादा उनको जाके जो करना है ना वापस, वो फील्डिंग प्रैक्टिस करनी है। उन्होंने कैच कितने छोड़ दिए? हाँ, 2 विकेट कीपर ने छोड़ दिए। हाँ, क्रूशियल मैचेस। तो आप जब कैचेस छोड़ते हैं तो फिर इतने छोटे रन पे, मतलब है कि 213-14 रन क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। मगर उसके बावजूद उन्होंने जबरदस्त फाइट की, जिस तरह आपने बोला, बहुत अच्छा। 60 फॉर नो लॉस था ऑस्ट्रेलिया, फिर 60 के ऊपर एक विकेट गिरी, 61 पे दूसरी गिरी।
जो शुरू में मैं कहता हूँ ना, नया जो गेंद होता है ना, उसका इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी होता है, चाहे बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो। बॉलर्स अगर आके शुरू के नए बॉल से आउट कर दें तो वो इम्पैक्ट डाल देते हैं, वो बैट्समैन आके रन्स कर दें तो वो इम्पैक्ट डाल देते हैं। तो इस लिहाज से साउथ अफ्रीका ने फाइट तो जरूर की, मगर वही है कि चौकर्स वाली चीज से वो निकल नहीं सके। लेकिन और जाके वो कहीं ना कहीं आपको भी लगा कि 99 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर नहीं आ सकी साउथ अफ्रीकन टीम कल की परफॉर्मेंस में? नहीं, हम चाह रहे थे, देखिए उन्होंने 9 में से 7 मैच जीते हुए थे, 2 मैच वो हारे थे इंडिया से और नीदरलैंड से पता नहीं कैसे वो हार गए। और भारत तो खैर बहुत जबरदस्त खेल रहा है, तो अब उसका लिए तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। तो ये जो चौकस का, जिस तरह मैं कह रहा था ना कि अफगानिस्तान को जीत की वो नहीं लगी अभी तक, टेस्ट नहीं आया, तो ये जो जो चौकस वाला चीज है ना, ये भी एक दफा अगर साउथ अफ्रीका निकल गया ना उसमें से, फिर आप देखिएगा कि बड़े चैंपियनशिप्स वगैरह में वो आगे की तरफ बढ़ेगा। अभी भी सेमीफाइनल तक वो पहुंचे, मगर बस उनकी फील्डिंग ने उनको लेट डाउन किया। अच्छा, देयर समथिंग टू बी नोटेड हेयर, और भट्टी साहब आप भी इस पे थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था ना, तो ऑस्ट्रेलिया वर एट द बॉटम ऑफ द टेबल आफ्टर 2 मैचेस, आपको याद ही होगा। उसके बाद उन्होंने लगातार 2 मैचेस हारे। जी बिल्कुल, इसीलिए तो बिल्कुल बॉटम पे थे। उसके बाद उन्होंने 8 जीते। तो ये अपने आप को टर्न अराउंड करना, क्योंकि 1, 2, 3, 4 हार के फिर लगता है देयर इज नो कमिंग बैक, और आप अपने आप को डाउट ही करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को डाउट नहीं किया वैसे, और अगर मगर पे रिलाई नहीं किया। हाँ जी हुमा और मुबशिर, देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का यही खासा है कि वो उन्होंने शुरू में 2 झटके खाए, उसके बाद अब देखें लगातार 8 मैचेस जीतते हुए अब वो फाइनल में पहुंच गए। और मुबशिर आज सुबह से कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा, कि अब ऑस्ट्रेलिया उस पोजीशन में आ गया कि इंडिया को चैलेंज कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि कोई एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा संडे को। तो ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है। उसने जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ फ्रॉम नोवेयर ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले ने मैच जितवा दिया, तो ऑस्ट्रेलियन टीम में भी जिस तरह इंडिया की टीम में 11 के 11 मैच विनर थे, ऑस्ट्रेलियन टीम में भी यही क्लास है कि कल देखें जब उनके 7 विकेट गिर गए, उस वक्त को 20-22 रन थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। और पैट कमिंस जो उनके कप्तान हैं, वो हैं तो फास्ट बॉलर, लेकिन इस टूर्नामेंट में मैक्सवेल के साथ भी उन्होंने मैच फिनिश किया, और कल उन्होंने मिचेल स्टार्क के साथ मैच फिनिश किया। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम है मुबशिर, जिसने 2003 में और 2007 में 11 लगातार, एक टूर्नामेंट में 11 लगातार मैचेस जीते। अब इंडिया 10 मैचेस जीत चुका है। इंडिया को अगर कोई रोक सकता है इतवार को, तो मेरे ख्याल में वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और अगर इंडिया जीत गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया का वो रिकॉर्ड जो है 11-11 मैचेस जीतने का, वो बराबर करेगी इंडिया की टीम। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फाइनल होने जा रहा है। लेकिन जो हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन कप्तानी का जो फैक्टर है ना, बबूमा उनके कप्तान जो हैं, वो एज ए प्लेयर भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, और एज ए कप्तान भी आप देखें कि घबराए हुए और एक अजीब गरीब कप्तान है कि जिनकी टीम में जगह ही नहीं बनती। मेरे ख्याल में अगर उनकी जगह किसी बेहतर प्लेयर को जो खुद भी परफॉर्म करे और टीम को भी फ्रंट से लीड करे, तो साउथ अफ्रीका की टीम एक विनिंग कॉम्बिनेशन तो अभी भी है, लेकिन मैच विनिंग कॉम्बिनेशन, टूर्नामेंट विनिंग टीम उसमें तब्दील हो सकती है। अच्छा, तो यानी अभी भट्टी साहब ने और मुबशिर दोनों ने कह दिया कि कोई मेजर अपसेट जो है जो शुड इज ऑन द कार्ड्स, क्योंकि दीज आर 2 वेरी गुड टीम्स जो कि अपने अब मद्दे मुकाबिल हो गई हैं। सिकंदर जल्दी से के बगैर, सिकंदर जल्दी से आप बता दें, आपको क्या लग रहा है, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? नहीं, देखिए दोनों टीमें टक्कर की हैं, मगर इंडिया का होम ग्राउंड, होम क्राउड, ये सारी चीजें उनकी फेवर में जाती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द प्ले। हाँ, उस दिन आप किस तरह खेलते हैं, क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी ये जो भट्टी साहब बात कर रहे थे बहुमा की, वो तो उन्होंने खुद कहा कि मैं अनफिट हूँ, मगर खेल गए, वो पता नहीं क्यों खेल गए, चले वो भी हो गए सही। मगर मैं थोड़ी सी उनकी कप्तानी की इस तरह मैं तारीफ जरूर करूंगा कि वो मुसलसल अटैक किए जा रहे थे, स्लिप रखी थी, फॉरवर्ड शॉट लेग ले आए थे, कई दफा फिर 3 पॉइंट उठा के लिया है, शॉर्ट कवर रखा था, लड़कों को ऊपर उठा के रखा था। ये बड़ी अच्छी चीज है, ये बाबर को सीखनी चाहिए। बाबर को अगर हमारा कभी ये प्रोग्राम देख लें गलती से, वो तो देखें कि वो उसने कैसे कप्तानी की है, थोड़े रन्स में उसने लड़कों को चढ़ा के रखा हुआ था। इस पर बात भी हम करेंगे, लेकिन अब जब अहमदाबाद में फाइनल मैच होगा
अहमदाबाद का बड़ा ग्राउंड है, लाखों लोग होंगे। इन केस ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट हो जाता है और मैच जीतने की पोजीशन में होता है, तो हम सबको याद है 96 के सेमीफाइनल में इंडिया और श्रीलंका का जो मैच भारत में हो रहा था और आग लगा दी थी तमाशाइयों ने, ग्राउंड तो खाली हो गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस दफ़ा भी कुछ हम एक्सपेक्ट करें, कुछ ऐसा हो जाए? अच्छा सोच रहे थे। नहीं, हो सकता है वक्त के साथ बेहतर हो गए हों इंडियंस। मैं भी एक दफा ग्राउंड में मौजूद था कोलकाता में, और लास्ट टाइम भी कोलकाता में, आपने जो बताया वो कोलकाता में हुआ था ना शायद? जी हाँ। तो मैं जब लेकिन अहमदाबाद का क्राउड बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनकी अप्रोच वो हमने खैर थ्रू आउट ये देख भी लिया। मुझे याद है कि मैं कोलकाता में खुद पर्सनली मौजूद था, कमेंट्री कर रहा था। उस वक्त शोएब अख्तर ने उसको आउट कर दिया था, रन आउट कर दिया था वो अपना तेंदुलकर। उनसे टकराव हो गया था थोड़ा सा तेंदुलकर का और शोएब अख्तर का। तो उन्होंने मतलब इतना हंगामा किया कि जो इंतजामिया थी उसने क्राउड को खाली कर दिया, स्टेडियम को, 0 क्राउड, और फिर मैच कराया और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता। तो वहाँ पे इस चीजें होती हैं, मगर आई होप कि अब जो नई जनरेशन है उनकी वो बेहतर हो गई हो, उनकी मतलब है कि थोड़ी मतलब ये तरीके जो उनके हैं वो खत्म हो गए हों। अदरवाइज आपका सवाल बिल्कुल सही, सन्नाटा तो छा जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने हावी हो गया उनके ऊपर तो सन्नाटा ग्राउंड में छा जाएगा, जिस तरह वो मन होता है। क्योंकि अभी तक उनका क्या अप्रोच से खेल रहे हैं, वो अब हार उनके जहन में नहीं है, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत चुके हैं दिमाग में। अगर ऐसी कोई चीज होती है, अगर ऑस्ट्रेलिया हावी होता है और भारत का जो क्राउड है वो इस तरह का रिएक्ट करता है, तो देन आईसीसी हैज टू टेक अ डिसीजन कि भाई भारत के अंदर इस किस्म के मैचेस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये सिकंदर, लेट्स नॉट वेट फॉर आईसीसी टू टेक डिसीजंस, क्योंकि आईसीसी के भी रोल का हमें बड़ी अच्छी तरह थ्रू दिस टूर्नामेंट नजर आ ही है। तो फिर कौन करेगा? पता चले आईसीसी भी जय शाह से पूछ रहे हो, बीसीसीआई से पूछ रहे हो कि क्या करना है। उस पे भी थोड़ा सा एतबार जो है ना थोड़ा सा ऑफ है। ओके सिकंदर एंड भट्टी साहब, लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन टीम राइट नाउ। अब चेंजेस हो गई, कैप्टन असाइन कर दिए, सिलेक्टर, एवरीथिंग हैज बीन ओवरऑल जितना अभी तक हुआ है, आर वी इन अ गुड पोजीशन, या फिर अब जब कोई मैच होगा, जब नेक्स्ट टूर्नामेंट जो होगा, जो कि जैसे कि अभी पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना है टेस्ट सीरीज के लिए, हमारा वहाँ इतना बुरा रिकॉर्ड है कि हम क्लीन स्वीप के लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी हम नहीं उसके बारे में बात करें ना। लेकिन अभी जो हमने सेटिंग की है, वी आर ओके टू गो, गुड टू गो जिसको कहते हैं। देखिए हुमा, इंग्लैंड जो है ना वो इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन था, और आप देखें बुरे तरीके से इंग्लैंड हार कर अपने वतन वापस चला गया। मैं 2-3 दिन पहले उनके जो डायरेक्टर क्रिकेट उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो तस्लीम कर रहे थे कि हमसे ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई। लग रहा था कि वो पूरी पाकिस्तान की कहानी बयान कर रहे हैं। लेकिन हमने एक अदालत लगा ली, अदालत में एक कप्तान को कप्तानी छोड़नी पड़ गई और 3 दिन तक पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल रहा। मेरे ख्याल में ये सारा कुछ खामोशी से हो सकता था। अब ज़का अशरफ साहब, सलमान नसीर भारत पहुंच गए। मेरे ख्याल में खामोशी से अगर ये सारे मामला तय पा जाते, मीडिया में हम अपने क्रिकेटर्स का मीडिया ट्रायल ना करते। अब देखिए ना, बाबर आजम हमारे आज भी मैच विनर है। उन्होंने ठीक है कप्तानी बुरी कर रहे थे, कप्तानी छोड़ दी, लेकिन जिस तरह उनका एग्जिट हुआ, मीडिया ने उनके बारे में लिखा, पीसीबी ने उनको बुला के कभी एक कमरे में ले जा रहे हैं, कभी दूसरे कमरे में, फिर एक कप्तानी ऑफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें ये मामला बहुत आसानी से अगर कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन अब जो होना था वो हो गया, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। मेरे ख्याल में वहाब रियाज जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम हार जाएगी। भाई इंडिया की टीम भी एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया से हारती थी, आपको याद है। एक टेस्ट मैच में 36 रन पर इंडिया की टीम आउट हो गई। उस वक्त विराट कोहली भी शायद उस सीरीज में नहीं थे, वापस चले गए थे, कप्तानी वो कर रहे थे। लेकिन हमारा जो है ना, ये आई एम सॉरी टू से एंड वी नीड टू एक्नॉलेज दिस, हमारा ये एक स्टाइल है कि जब कप्तान आउट कर रहे होते हैं या हम उसको तब्दील कर रहे होते हैं तो बड़ी बुरी उसकी रुखसती होती है। और ये माजी में भी होता रहा है। 2003 में वकार यूनुस कप्तान थे, उनको हटाया गया। इंजमामुल हक ने रिटायरमेंट ले ली थी 2007 में। 2011 में शाहिद आफरीदी को हटाया गया था कप्तानी से। मिसबाह उल हक ने 2015 में रिजाइन कर दिया था। 2019 में सरफराज अहमद को हटा दिया गया था कप्तानी से, और बाबर आजम के साथ जो हुआ। नहीं, जब हटा दिया जाता है तो बड़े इल्जामात के साथ हटाया जाता है। इट्स नेवर अ गुड रुखसत, इट्स नेवर अ गुड एग्जिट।
तो ये पता नहीं कब चेंज होगा, बिकॉज अगर इस टूर्नामेंट में सिर्फ देखा जाए तो बाबर आजम के ऊपर ज़्यादा मलबा डाला जा रहा है कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर बैड परफॉर्मेंस लाइज ऑन हिम, वेयरएज हमें तो ऐसा लगता है कि पीसीबी की इफ़ नॉट मोर तो इक्वल कंट्रीब्यूशन थी जो कंट्रोवर्सीज और लैक ऑफ सपोर्ट उन्होंने दी। बिल्कुल हुमा, एक सिक्कू भाई, एक मिनट में, जो कप्तान के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल कप्तान रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन जब टीम बनती है उसमें फाइनल जो अथॉरिटी होती है उसमें कई दफा चेयरमैन सिक्कू भाई चीफ सेलेक्टर भी रहे, तो वो फाइनल जो सिग्नेचर है वो चेयरमैन करते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि चेयरमैन भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितने बाबर आजम है या इंजमामुल हक है। ट्रू जी। और जो सिकंदर इसमें ही ऐड कर लें कि अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, सी कैटेगरी में है शान मसूद। भट्टी साहब आप पहले इस पर कमेंट कर दीजिएगा, उसका क्या होगा? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो सी कैटेगरी में है, वो अब ऊपर आएंगे। शान मसूद से मुताल्लिक देखें, बिल्कुल जिस तरह हमने पहले देखा था कि सरफराज अहमद भी सी कैटेगरी में थे, लेकिन उनकी कैटेगरी चेंज कर दी, अब वो बी में चले गए। तो चूंकि शान मसूद को 2 साल के लिए कप्तान बनाया है, तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उनकी कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी। जस्ट फॉर द फैक्ट दैट ही इज नाउ अ कैप्टन? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ना, हमारे यहाँ पास्ट में जो भी कैप्टन रहे हैं वो ए या बी कैटेगरी में रहे, तो मुझे लगता है कि शान मसूद की कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी। अब देखें ना, दुनिया भर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आराम से अनाउंस हो जाते हैं, हमारे यहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी 3 महीने से बहस चलती रहती है। और अफसोस की बात यह है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के बीच में भी यही बातें हो रही थी। सिक्कू 34 साल के हैं शान मसूद और उनको ये टेस्ट की कप्तानी दी गई है। आपको ये वाइज डिसीजन लग रहा है या आपको लगता है कि किसी यंगर प्लेयर को बनाया जाता ताकि लॉन्ग टर्म सोचा जाता टेस्ट क्रिकेट को? मैं इसका जवाब देने से पहले इसको बात करूंगा कि जो एक तो भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो शोर शराबा किया था उसकी जरूरत ही नहीं थी। क्रिकेट बोर्ड को आने देते, टीम को खामोशी के साथ उसको कहते कि भाई आपका काम, अब आप नहीं रहे, कोई और चले। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम दिए थे उसको तो यकीन करें कद्दाफी स्टेडियम में दाखिल होने नहीं देना चाहिए। उसकी बेसिक वजह क्या है कि उसने ना इब्रार को कॉन्ट्रैक्ट में रखा था, ना नोमान को रखा था जो कि टेस्ट क्रिकेटर है। ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेटर को इग्नोर ही कर दिया गया था। सरफराज को डिग्रेड कर दिया गया था, शान मसूद को डिग्रेड कर दिया गया था। ये जिसने भी नाम दिए थे उसको तो मैं कहता हूँ कि कद्दाफी स्टेडियम के गेट से बाहर ही भेज देना चाहिए कि कभी आप इधर ना आए। इतना गलत नाम दिए थे उन्होंने। अब आपका सवाल कि शान मसूद, मैंने पहले ही शान मसूद का नाम, जब हमारे साथ फातिमा काम प्रोग्राम करती हैं जो क्रिकेट स्पेशल होता है, तो फातिमा कल कह भी रही थी कि जनाब आपने ये नाम तो पहले ही दे दिया था। मैंने कहा हाँ, मुझे शक था कि शान मसूद को लेकर आएंगे, इसलिए कि कोई सेंसिबल, ही इज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, पढ़ा लिखा लड़का है, सब कुछ है, मगर आपको उसको फिर टाइम देना है। इसी तरह आपने सेलेक्टर को टाइम देना है, इसी तरह आपने हफीज को टाइम देना है। ये नहीं करना कि 1-2 सीरीज के बाद आप बोलो नहीं निकाल दो, नहीं, आप उसको एक रन दें। हफीज को, वहाब रियाज को, शान मसूद को, इनको एक रन दें 1 साल का, फिर डिसाइड करें कि जी वो इस काबिल हैं कि नहीं है, फिर हम उनकी गलतियां बताएंगे ना। आपने 2 सीरीज कराने के बाद उनको निकाल दिया, दैट विल बी अनफेयर। तो और फिर आप, मुझे तो ये थॉट प्रोसेस नहीं सिकंदर समझ आती कि हम इतना, हमारी कोई फार साइड है ही नहीं कि पहले सी कैटेगरी में डाला है शान मसूद को, फिर आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी नहीं थे, अब उनको एकदम से सडनली इस सारी ऑब्सक्योरिटी से उठा के कप्तान बना दो। तो ये फार साइडेड अप्रोच नहीं है, ये बिल्कुल नी जर्क रिएक्शन में लगता है चीजें होती हैं। हुमा, जो सबसे मजाकिस बात थी कि एक टाइम था कि महीना 1.5-2 महीने पहले की बात है, भट्टी साहब उसको कंफर्म करेंगे कि शान मसूद को वाइस कैप्टन बनाया गया और टीम ने उसको खिलाया ही नहीं। मतलब वो वाइस कैप्टन था और वो 11 में नहीं था। मतलब इससे ज्यादा फनी बात क्या होगी? तो हमारे यहाँ तो मतलब अजीब अजीब मजाकिस चीजें होती हैं। अगर हम कुछ कहते हैं तो शिकायत हो जाती है, हमारी शिकायत कर दी जाती है कि ये हम देखें जी ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे। ये मजाकिस बात है कि एक को आपने वाइस कैप्टन बनाया, अब शान मसूद कप्तान है। और इसमें एक शान मसूद के बारे में मैं जरूर ये कमेंट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग स्टाइल को बिल्कुल तब्दील किया और वो ट्रांसफॉर्मेशन लाए, तो यकीनन इससे फ़ायदा हुआ उन्हें भी और आज वो कप्तान बन गए। भट्टी साहब, एक तो ये बात, और दूसरा अब तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान तो अलग होंगे। अब क्या जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का क्रिकेटिंग मॉडल है, हम यही एक्सपेक्ट करें कि बिल्कुल अलग अलग टीम्स होंगी, अलग अलग टीम सिलेक्शन होगी? टीम भी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी सारों से।
देखें मुबशिर और हुमा के जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, अप्रैल में जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी उस वक्त शान मसूद को वाइस कप्तान बनाया गया था और वो 2 मैचेस इंतजार करते रहे, उनको खिलाया नहीं। फिर जब एक मैच खिलाया उसमें फेल हुए, अगली जो वनडे और T20 सीरीज, उसके बाद फिर शान मसूद टेस्ट मैच तो खेले लेकिन वाइट बॉल में पाकिस्तान की तरफ से उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स की, देखें इंग्लैंड में तो कोच भी अलग है, व्हाइट बॉल के अलग कोच हैं और रेड बॉल के अलग कोच हैं। लेकिन अब मसला ये है कि सोच तो हमारी यही है, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास भी टाइम नहीं है ना। 2.5 महीने रह गए ज़का अशरफ साहब के पास, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म होगी, ज़का अशरफ साहब का भी टाइम खत्म हो जाएगा, फिर नया चेयरमैन आएगा। अब हमारे यहाँ पिछले अगर आप 4 चेयरमैन देख लें, एहसान मानी अपने लोग लेकर आए, रमीज राजा अपने लोग लेकर आए, नजम सेठी साहब अपने लोग लेकर आए, अब ज़का अशरफ साहब ने नजम सेठी साहब की पूरी टीम तब्दील कर दी। तो अब देखना ये है कि जब मार्च में फरवरी में नए पीसीबी चेयरमैन आएंगे, उस वक्त आम इंतखाबात भी होने जा रहे होंगे, नई हुकूमत भी बन जाएगी, तो उस वक्त कौन लोग आएंगे अभी ये कहना मुश्किल है कि तीनों फॉर्मेट्स पे अलग अलग लोग होंगे या अलग अलग कप्तान होंगे। लेकिन करेगा वही जो नया चेयरमैन आएगा, क्योंकि हमारे पास पावर कॉरिडोर जो है, वो जो खजाने की चाबी है या पावर जो है वो चेयरमैन के पास होती है, चेयरमैन जो चाहेगा वही करेगा। अब ये आपने भट्टी साहब बहुत अच्छी तरह पॉइंट आउट कर दिया कि एक्चुअली मसला ये है कि देयर इज जस्ट टू मच इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ फेथ। जब हमारी टीम वापस आती है, जब चार साल में वर्ल्ड कप होता है, फिर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, फिर इधर उधर कर दिया जाता है, फिर अगले साल टीम जरा सेटल होना स्टार्ट हो जाती है। बाय द टाइम द नेक्स्ट 4th ईयर कम्स, जब दोबारा से हो रहा था तब फिटनेस मसाइल हो चुके हैं, कंट्रोवर्सीज हो चुकी होती हैं। ये इस सारी सिचुएशन में लगता है हमारी टीम ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स फंसी रहती है, और अभी भी यही होगा। जिस तरह बड़ी अच्छी तरह आपने पॉइंट आउट किया कि नया चेयरमैन आएगा, हर चीज नहीं हो जाएगी। सिकंदर जी, मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि मैं क्रिकेट बोर्ड से और जो भी लोग अगले क्रिकेट बोर्ड में आएंगे उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने हफीज एक बड़ा क्रिकेटर है, वहाब रियाज एक अच्छा मॉडर्न लेटेस्ट एक क्रिकेटर है, आपने उनको दिया ना, आप उनको छोड़ दें। आप उनसे कहें कि हम 1 साल बाद आपसे पूछेंगे, आप उनके कामों में इंटरफेयर ना करें। आप उनको दे दें कि ये तुम टीम सेलेक्ट करो, तुम टीम खिलाओ और हम आपका रिजल्ट देखेंगे 1 साल बाद। ये करें, ये ना करें कि उनको पर ये ले आओ, उनको ले आओ, ये बहुत ज्यादती होती है। हर दिन की असेसमेंट हो रही हो। एक इस पर भी आपका बहुत अच्छे क्रिकेटर है, देखिए दोनों बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, सीनियर क्रिकेटर है, लेट देम डू द जॉब। 1 साल उनको छोड़ दें, फिर उसके बाद आप उनके से सवाल जवाब। जिस तरह मिसबाउल हक को जब चीफ सेलेक्टर और हेड कोच बनाया गया था, मुबशिर जी भट्टी साहब, मुबशिर जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, वकार यून वो रमीज राजा खुद फॉर्मर कैप्टन थे, जब रमीज राजा चेयरमैन बने उन्होंने वकार यूनुस को भी हटा दिया, मिसबाउल हक को भी हटा दिया। तो हमारे यहाँ तो ये रिवायत है कि क्रिकेटर्स ही क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा सिकंदर, एक शाहीन आफरीदी पर, क्योंकि 2024 T20 वर्ल्ड कप भी सामने है, बहुत से लोग शाहीन शाह आफरीदी के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस एशिया कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो रही वो मुकम्मल फिट भी नज़र नहीं आए। उनको तो आराम का भी मशवरा दे रहे थे कुछ साबिक क्रिकेटर्स। तो शाहीन शाह आफरीदी से मुतल्लिक आप क्या कहेंगे कि 2024 T20 वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कुछ ही महीने रह गए हैं उसमें, और उनको देखो ये बात तो मैं मुबशिर कई दफा कर चुका हूं, बल्कि मेरे पास पिछले दिनों वो एक क्लिप मेमोरी में वापस आया था, उसके अंदर मैं शाहीन से हमने इंटरव्यू किया था और ये सवाल मैंने उससे किया था कि यार आप अपनी बॉडी का जो वर्क लोड है उसको डिवाइड करो। तो उसने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, जितनी गेन करूंगा। भाई आप जितनी भी गेन करेंगे, मुझे भी ये शक है कि इज नॉट 100% फिट। ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है बहुत सख्त होगा, उसके जिस्म के ऊपर बड़ा लोड पड़ेगा, वो खुद फैसला करें। उनके पास तो उनकी फैमिली में भी अच्छे बड़े सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वो उनको मशवरा दें कि अगर इस थोड़ा सा 19-20 हैं तो थोड़ा अपने आप को रिकवरी कर लें। हमारे लिए अब जून जुलाई में जो वर्ल्ड कप होगा T20 का, दैट शुड बी द टारगेट। बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये परफॉर्मेंस पे भी है कि परफॉर्मेंस भी उस तरह उनकी नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव भट्टी साहब एंड सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो लिहाजा बेसिकली हो जाता है हमारा बॉटम लाइन ये निकली, अपना बंदा वर्सेस मेरिट। मेरिट के लोगों को रखें, नॉट के जो आए वो अपना बंदा लगा दे। हम बात करेंगे कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला को तमाम तर दावों के बावजूद अब तक सफारी पार्क मुंतकिल नहीं किया जा सका और
आलमी माहिरीन की तंजीम फोरपॉज का ट्रेनर कराची से वापस अपने मुल्क जा चुका है। फोरपॉज हुक्काम के मुताबिक हथनी मधुबाला की कंटेनर में जाने की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। ताहम कराची जू हुक्काम की तरफ से अब तक हथनी की सफारी पार्क मुंतकली की कोई तारीख नहीं दी। क्यों डिले कर रहे हैं? महीनों से तो हम ये बात कर रहे हैं, कितने जानवर और मारेंगे? ये बहुत ही ट्रेजिक और ये खदशा है कि अभी मजीद ताखीर का शिकार होगा ये मामला। व्हाई? जस्ट डू इट ऑलरेडी। अच्छा, इस व्हाई का जो जवाब है हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है उनके पास हो सकता है हो। शिवाला असलम, शिवाला बताइएगा कि क्या लेटेस्ट है, ये क्यों इतना डिले है इसमें? कई महीने गुजर चुके हैं लेकिन अब भी हमें हथनी मधुबाला यहाँ इस केज में यहाँ अकेले तन्हा ही दिखाई देती है। पहले जून, फिर उसके बाद सितंबर की डेडलाइन और अब नवंबर का महीना आ पहुँचा है और अब से कुछ ही वक्त बाद जो ये पूरा साल है इसका भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लेकिन अब भी जो हथनी मधुबाला की रिलोकेशन है वो अब तक अमल में नहीं आई है। हथनी मधुबाला की जो ट्रेनिंग थी वो भी जारी थी। जो ट्रेनर था वो एलिफेंट ट्रेनर वो वापस कराची से लौट गया है और बताया ये जा रहा है कि जो जू इंतज़ामिया है वो ही अब इसकी जो बकिया ट्रेनिंग है वो भी करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि इतने महीने गुजरने के बावजूद भी अब तक जो हथनी मधुबाला की मुंतकली है वो क्यों अमल में नहीं आ पा रही है। ज़रा ये बता रहे हैं कि कुछ लीगल प्रोसीजर्स भी हैं, कुछ लीगल अरेंजमेंट्स ऐसी हैं जो कि अमल में नहीं आ रही हैं और इसके साथ ही कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स सफारी पार्क में भी हैं जो मुकम्मल नहीं हो पा रही हैं इतने महीनों के बाद भी, जब भी हथनी मधुबाला को अब तक रिलोकेट नहीं किया गया है। जो फोरपॉज की टीम है वो ये बता रही है कि डॉक्टर आमिर खलील अब से कुछ टाइम बाद यहाँ पर आएंगे, फिर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद फिर बताया जाएगा। कोई वक्त ऐसा तयन नहीं किया गया है अभी इसकी मुंतकली के लिए और कोई हतमी जो तारीख़ है वो भी ना तो जू इंतज़ामिया की जानिब से दी जा रही है और ना ही जो आलमी तंजीम फोरपॉज है उसकी जानिब से कोई हतमी तारीख़ दी जा रही है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको अभी भी करना है और कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब साल भी क्योंकि ख़त्म होने वाला है, लिहाजा जो आवाम है वो भी ये चाहती है, हम भी ये चाहते हैं कि हम एक हथनी नूर जहाँ को तो खो चुके हैं रवा साल ही, लेकिन जो आवाम है और हम हैं वो ये चाहते हैं कि हम इस हथनी को ना खोएं और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम लेने चाहिए। जो प्रोसीजर पेंडिंग में पड़ा हुआ है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करके हथनी मधुबाला को इस ही साल सफारी पार्क मुंतकिल किया जाए। जी, इट इज़ सच ए ट्रेजिक स्टोरी। हमने हाल देख लिए हैं हाथियों के साथ हमने क्या किया और फिर भी हम इतने आराम से चिल में कि कोई जल्दबाजी नहीं है, भी भेजो इसको जहाँ इसको आगे भेजना है। वी वर जस्ट लुकिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट अमंग्स्ट आवरसेल्व्स कि हाथी जो है ना एक बड़ा खुश जानवर, वो वैसे ही एक बड़ा खुश जानवर लगता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो जानवर है इनकी तो शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये जुल्म है, ये जुल्म है एक्चुअली, और मैं कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा जी, हमने पहले बात की फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड की, जिसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दे दी। अल हस्सा में खेला गया मैच जिसका आगाज़ तेज़ी से हुआ और एशियन रैंकिंग में नंबर 5 पर मौजूद सऊदी अरब के खिलाड़ियों ने छठे मिनट में उम्दा बूक बनाया, जिस पर सालेह शहरी ने पहला गोल किया और पहले हाफ में पाकिस्तानी टीम ने मैच बराबर करने के लिए वक्फे से हरीफ टीम के गोल पर हमले किए, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि बहुत अच्छा खेले, पहले हाफ में लग रहा था कि पाकिस्तान अटैकिंग फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन वो आगे जाके हमने देखा कि दूसरे हाफ में उस तरह एफर्ट नज़र नहीं आई। पहले हाफ में मुकाबला 1-0 था। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर सऊदी कमेंटेटर्स भी तारीफ करते नजर आए और उन्होंने बड़ी तारीफ की। इतनी मुझे खुशी हो रही है, ऑल्दो ऑब्वियसली वी डिड नॉट विन, वी डिड नॉट इवन स्कोर अ गोल, लेकिन फिर भी पहुंच जाना और वो अच्छा जज्बा, और पहले भी हम इनके कोच भी बदले हैं, हमारी टीम के हर चीज़ जो है वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही है। हाजरा खान से बात करेंगे, आपको पता ही है हमारे शो पे आती रहती हैं, साबिक कप्तान है पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम की। हाजरा, क्या हाल है आपका? हाजरा, इस मैच को पाकिस्तान फुटबॉल टीम की मूविंग इनटू द राइट डायरेक्शन आप समझेंगी कि नहीं समझेंगी? माना कि हम हार गए, लेकिन अभी हमारा एक और मैच भी रहता है ताजिकिस्तान के साथ, लेकिन वो भी तारीफें कर रहे थे और हम पहले यहाँ तक भी नहीं पहुँचे, ये भी बहुत बड़ी बात है। No, first of all, thank you for having me on the show again. नहीं, देखिए, Pakistan has been trying hard. I mean, for the past couple of years, हमारे ऊपर 2 bans लगे थे, फिर वो bans उठ गए, फिर उसके बाद we had coaches after coaches, and we're trying to set up कि भाई किसी तरह हमारी टीम को कोई शक्ल दिख जाए, Now we're seeing, we have a foreign coach, Constantine, and you can see for the first time, I think काफ़ी महीनों क्या पाकिस्तान ने अभी काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले हैं, उसमें पहला गेम मुझे दिखा है। आई मीन, आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री कि गेम में एक स्ट्रक्चर था,
there was a plan to the game. That's why जो हम कह रहे हैं कि first half में सिर्फ 1-0 के साथ score था, which is because, I mean, it's a great deal considering अभी सऊदी ने World Cup खेला है. They're ranked like 57 और Pakistan is like 193. Bilkul, exactly. So I think it's a good step, and I'm pretty sure that, you know, the game happening next week, Islamabad mein jo Tajikistan ke sath, it's something to look forward to. But I think one thing, एक चीज जिस पे मैं बहुत ज़्यादा emphasize करूँगी वो ये है कि हम foreign players अपने बुलाते हैं because of their confidence, उनका experience, and उनका, you know, how they perform on the field. यही अगर हम confidence, यही exposure हम अपने local players को देना शुरू कर दें, we need a local domestic league as soon as possible to be able to you know, maintain that confidence कि भाई आपको पता ना लगे कि local player कौन है, foreign player कौन है, क्योंकि उनकी game इतनी ज़्यादा, you know, should be aligned. But yeah, I mean, it was a good show. Unlucky last 2 goals stoppage time के बाद हुए, but I think Pakistan put on a good show, and I hope that अच्छा हाजरा, इस पर भी आपका कमेंट्स आएंगे. जो पाकिस्तान के कोच हैं, फुटबॉल कोच हैं, उनकी कोचिंग से भी बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है और वो ऑन ग्राउंड लग रहा है कि प्लेयर्स में एक वो पॉजिटिव इंटेंट नज़र आई कल भी हमें. बिल्कुल, of course. देखिए, you know, you could tell कि 70th minute में we were getting tired, so it's part of the game now. अभी I'm hoping that with, you know, Constantine as our new coach, उनकी credibility बहुत amazing है, उनके results बहुत अच्छे रह चुके हैं. He's been you know, our neighbors is India's coach as well. And I have high hopes. It's वो होता है ना कि आपके पास जो है आप उससे क्या कर सकते हो. So he's doing a brilliant job, I think, so far. पहले मैच में हमने देख लिया with what he had, and obviously, you know, we have great players coming in. We need more local players along with the foreign players, and I'm pretty sure that next match maybe we will see the same kind of structure, if not like I mean lower quality. I'm pretty sure अगले मैच का strategy अगले मैच के हिसाब से, अगली टीम के हिसाब से. अगले मैच में तो हमें होम ग्राउंड का भी यकीनी तौर पर फायदा होगा, जो फायदा भी होगा, लेकिन वो ग्राउंड इटसेल्फ भी उसके चैलेंजेस हैं. आपको पता है कि काफ़ी देर से हम, क्योंकि हमारे इतने इस लेवल के मैचेस हाजिर हुए नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, कुछ इंजरीज भी हैं टीम में, कप्तान भी हमारे इंजर्ड हैं. उस हवाले से बताएं. ऑफ कोर्स फुटबॉल इंजरीज आर वेरी कॉमन, लेकिन अभी वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी, यू नो, हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ, फुल मोमेंटम दिखाना है, बिकॉज बड़ी मुश्किलों से ये चांसेस. और अभी 5 मैचेस बाकी हैं पाकिस्तान. जी देखिए, होता इस तरह कि अगर आप, you know, when you're playing regularly, आप regularly खेल रहे हैं. For example, अगर आप पाकिस्तान में एक लीग हो रही होती है, all these players are playing the league back to back all year round, उनके मैचेस हो रहे हैं, तो उनकी बॉडी को you know, शॉक नहीं लगेगा कि भाई अब हमें फुल स्ट्रेंथ के साथ we have to out perform ourselves. अभी ये हो रहा है कि without a local league, without a domestic league, players are called to camp में वो जान मारते हैं, and then obviously injuries will come out. This is how the human body works, and it happens to the top athletes in the world. So like I said, you know, coming back to the importance of how often players need to be playing, जितना वो खेलते रहेंगे उतने इंजरी के चांसेस होंगे. In all honesty, injuries से बच नहीं सकते. It's part of the game. How you recover from them and how you show up in the next game is what depends on, I mean, on the players obviously. अच्छा हाजरा, थोड़ा सा समझा भी दें. We do understand कि अभी 5 मैचेस जो हैं वो बाकी हैं. किस तरह ग्रुप्स में कौन जीतेगा, कौन आगे जाएगा? बिकॉज देयर इज जॉर्डन, टीम्स जाएंगे आगे, जॉर्डन, सऊदीया, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान. मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें समझा दें कि कौन फिर जाता है आगे. या देखिए, अभी जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आज के दिन ही कितने सारे और दूसरे भी मैचेस थे. सो लाइक द टॉप टियर टीम्स आर प्लेइंग सम लोकल टीम्स फ्रॉम एशिया, एंड यू कुड सी द क्लैशेस, यू कुड सी लाइक हाई लाइक स्कोर लाइन्स एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली टॉप 2 if teams obviously will go. I think eventually then it comes down to just the top team that's playing. I'm pretty sure क्योंकि अभी जो है next World Cup में teams और बढ़ा रहे हैं, and they're pulling up at least I think 14 to 16 extra teams, which is a huge number. So I think our only focus right now should not be the structure of the game or like, you know, the groups and how we're going to make it up top. It should be the best kind of performance we can give and give it our all in every single match. मतलब play it as the last game that's coming in. अच्छा जी, कुछ प्लेयर्स की भी अगर हम बात कर लें, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान की फुटबॉल टीम में जिनको आप देख रही हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल खेल रहे हैं और उनमें वो ग्रूम कर रहे हैं? I think I'm not going to be as confident answering that question because हमारी टीम इतनी बदली है. In the past couple of months, we've had players come in, we've had players go out, but we have some foreign players that have come in.
I'm not going to name one or two. I think it would just be unfair कि कौन से players अच्छा खेल रहे हैं, कौन से outdo कर रहे हैं. I think whoever is getting a chance to play right now under this coaching management, they need to be performing the best they can, because you know, I've been one of those players who's been dropped just because, you know, I wasn't the coach's favorite right now. So I mean, it's going to get a bit technical and a bit political if I answer this question. A lot of players are you know, well deserving who are on the team right now, and I'm pretty sure the coach is going to recognize their game and not make the mistakes that the rest of the Pakistani, unfortunately, coaches have been making. Hopefully, इंशाल्लाह हम भी देख रहे हैं और चाहते तो यही है. So finally, हाजरा जल्दी से ये बता दें, 21 नवंबर को इस्लामाबाद में जो मैच है पाकिस्तान ताजिकिस्तान का, how do you see that? हमें होम का एडवांटेज होगा कि नहीं होगा, ये बता दें. I'm pretty sure होता है. I think हर टीम को होता है. We've seen Saudi में जो I mean, as in Qatar में जो games हुए हैं, and we've seen how the Arab teams have outperformed the biggest teams in the world. Obviously, there is going to be you know, a lot of luck, a lot of like intense passion जो पाकिस्तानियों में भरा हुआ है, जुनून जो जिसको कहते हैं सारे athletes में. Obviously, I'm hoping that the crowds are going to be kind of you know, entertained well. I'm hoping कि, you know, आपका home advantage तभी होता है जब आपके crowd, you know, set up हुआ हुआ. I'm hearing about the grounds not being the greatest. The stadiums में, like, you know, the podiums and the stadiums, the setup is not the best. Fix नहीं हुई चीजें. I'm really hoping that, yeah, all the Pakistanis are catered well enough to be able to be there for the team. And मैंने last time वहाँ पे 2014 में खेला था. We played against Bhutan and we won 4-1. And I'm hoping the men's team is also going to be you know, great again. ज़बरदस्त हाजरा, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट. बहुत शुक्रिया. 21 नवंबर को ताजिकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को होम ग्राउंड का फायदा हो, एडवांटेज हो. लेकिन मुझे तो इसी बात की खुशी है कि हम मतलब कहीं उस स्टैंडिंग में आ गए जहाँ ये बात हो रही है. पहले तो फुटबॉल के क्रेज तक की बात होती थी, ये नहीं होता था कि हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन या हमारी टीम क्या कर रही है. सो उस लिहाज से देखा जाए तो हम आगे आए हैं. कि जब सऊदी अरब की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने की तरफ पहली दफ़ा गई थी और पहले 2-3 वर्ल्ड कप्स में वो बहुत बुरा परफॉर्म करते थे. जर्मनी से वो 8-0 से आ रहे थे, हर मैच वो हारते थे. लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने बेहतरी लाए अपने में, और हम कुछ ना होते हुए भी 193वां नंबर हमारा ज़रूर है, लेकिन हम एक अच्छा मैच खेले. और सहूलियात हैं, ये बहुत बड़ी बात है. फिर खेलेंगे तो फिर बेहतर होंगे ना, खिलाड़ी बनेंगे सही. सो एक्सपोजर मिलेगा बाकी टीमों के साथ. दे विल ट्रैवल, मिलेंगे, देखेंगे. एवरीबडी वांट्स टू इंप्रूव देमसेल्व्स. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस फुटबॉल में भी सिस्टम बेहतर हो जाए, फेडरेशन कुछ पॉजिटिव कर ले. इसके लिए तो दुआ चलेगी और कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या होना है. गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे. इसराइल की गजा और मगरबी किनारे में फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं. आज रात होने वाली इसराइली बमबारी से जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में 11 और खान यूनिस में कमसन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए. और आज भी ये बर्बरियत का सिलसिला जारी है. इसराइल ने मगरबी किनारे के शहर जनीन में इब्न सीना अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया है. इसराइली फोर्सेस ने अस्पताल का घेराव कर लिया और डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से कहा कि वो हाथ उठाकर बाहर निकल जाएं. और इब्न सीना अस्पताल की बिजली, फ़ोन और इंटरनेट की सर्विसेज को भी मुअत्तल कर दिया गया है. अच्छा, जिस तरह एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, आप देखें कि सोशल मीडिया से 40 दिन से ज़्यादा, और सोशल मीडिया पे जो शैडो बैनिंग हो रही है, कि इसके बारे में बहुत दुनिया बात कर रही है ऑब्वियसली, लेकिन सिस्टमेटिकली कंटेंट जो है वो इरेज कर दिया जाता है, अपलोड नहीं होता. और इस वक्त जो इसराइल जिसको टारगेट कर रहा है उस पर भी बात होना बहुत ज़रूरी है कि वो पनाहगुज़ीन कैंप जहाँ पर पनाह लिए हुए हैं फ़लस्तीनी, उसको टारगेट कर रहा है. अस्पताल, अशिफा अस्पताल, वहाँ के एक बड़ा अस्पताल है, उसका घेराव किया हुआ है. तो ये जुल्म जारी है इसराइल का. अच्छा जी, टाइम कम है हमारे पास, जल्दी से एक ट्रिब्यूट दे दें. पाकिस्तान के नामवर फ़नकार शफ़ी मोहम्मद शाह की आज 16वीं बरसी है. और क्या इनका काम, जिसको कहते हैं वन ऑफ आवर फाइनेस्ट टैलेंट्स, ये जी तस्वीर भी होगी. और पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे और इन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर शहजाद खलील ने अपने ड्रामे से छोटी स्क्रीन पर मुतारिफ करवाया. लेकिन इनकी शोहरत का आगाज़ ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा से. इस स्क्रीन में तो हमने 2 लेजेंड्स देख लिए ना, शकील साहब को भी देख लिया, और ये एक लेवल इस टैलेंट का कुछ और है. ये चांद ग्रहण का एक सीन था. जंगल, दायरे, कई कमाल ड्रामा सीरियल्स थे इनके नाम.
Okay, so looks like from Monday on, Abdullah will be back for all the people who have been asking. और Mubashir, thank you so much by the way for being with us. बड़ा मजा आया. जल्दी से बता दें, आप अभी भी सोच रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और आपने जिक्र करना है अब्दुल्ला सुल्तान. अगर हुआ तो मैं डेफिनेटली जिक्र करूंगी. Have a good weekend. We'll see you Monday. Bye. Bye bye.